फिर से स्मॉग आएगा, बहुत सारा पोल्यूशन आने वाला है और इसके लिए सबसे ज्यादा बोला जाता है कि पराली जिम्मेदार है। बहुत ही सिंपल है, लो या 5 रुपए किलो या जो भी है, जैसा सरकार डिसाइड करे, आप पराली क्यों नहीं खरीद सकते। पराली का सीजन आता है, उसके साथ एक और चीज आती है, दिवाली। पटाखे चलते हैं, क्रिसमस भी आता है, न्यू ईयर भी आता है, लेकिन न्यू ईयर क्रिसमस में जो पटाखे चलते हैं उसको इतना शोर नहीं होता है। दिवाली के जो पटाखे हैं उसका शोर होता है। नहीं, वो इसलिए है क्योंकि लोगों को समझ नहीं है ना। आपने जितने भी सिनेरियोज बताए हैं उसके हिसाब से क्या दिवाली पे पटाखे अब जलने चाहिए या नहीं जलने चाहिए? अच्छा, इसमें अभिषेक जी एक बड़ी मज़ेदार मैं चीज़ देखता हूँ हर चीज़ के लिए ना, इंडिया में सब क्या करें जी, पॉपुलेशन बहुत है, क्या करें जी, पॉपुलेशन बहुत ओवर पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन है। हिमाचल में क्या होता है कि ऑलमोस्ट 5-6 सालों से हम देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड होते हैं। जब भी बारिश आती है, पीक मानसून आता है, तो हाईवेज जितने होते हैं बढ़िया बढ़िया बने होते हैं, जो चमक रहे होते हैं समर्स में, विंटर्स में, वो सब टूट रहे होते हैं। तो टैक्स मनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होता है। अगेन एजुकेशन। सर, मेरा नाम है आरजे एबी एंड वेलकम टू मिर्ची स्टूडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। सर, ये बताइए कि आप पीपल बाबा के नाम से जाने जाते हैं जी। दिल्ली में इतने नहीं है पीपल। हाँ। तो कैसा लगता है जो बंदा हर जगह फॉरेस्टेशन का नाम बोलता है कि हर जगह प्लांट्स लगाओ, जब वो दिल्ली के पोल्यूशन को देखता है तो सबसे पहले थॉट क्या आता है? यस, आई रियली फील कि दिल्ली शुड बी मच मच मोर ग्रीन। अभी जो सिर्फ एनडीएमसी का एरिया है जी, और कुछ और सेक्शंस हैं, जैसे आपका रिज हो गया या फिर आपका साउथ दिल्ली में महरौली, तुगलकाबाद और वो वाले एरिया हैं। लेकिन जो अगर औसतन में देखा जाए, बिकॉज़ जो बाकी दिल्ली है वो कहने को 20% ग्रीन कवर है, वो जिसको हम अपने भाषा में लीफ कवर बोलते हैं। लेकिन कंसिडरिंग द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, पॉपुलेशन डेंसिटी, this should have been at least 40%. So we need to double the number of trees in Delhi, double the number of जो green dots हैं। एंड सिर्फ ग्रीन डॉट्स नहीं होते, साथ में ब्लू डॉट्स भी चाहिए होते हैं। आपको पॉन्ड्स भी चाहिए, वाटर बॉडीज भी हैं विच एब्जॉर्ब द पोल्यूशन एंड द हीट एंड पोल्यूशन, वाटर मॉलिक्यूल्स वो करते हैं। तो ग्रीन डॉट्स और ब्लू डॉट्स दोनों का आपको चाहिए। अगर आइडियल तो 50% होता है ना, क्योंकि देखिए अगर आप कोई ऐसे शहर की बात कर रहे हैं जहाँ ठीक है थोड़े बहुत लोग रहते हैं, वहाँ चलता है। लेकिन जितनी आपकी वेहिकुलर पॉपुलेशन और जितनी आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती है, इंडस्ट्री बढ़ती है, आपकी कॉलोनीज़ बढ़ती हैं, आपकी रोड्स बढ़ती हैं, आपकी मेट्रो है, आपकी रेलवेज़ हैं, आपकी बसेस हैं, कमर्शियल व्हीकल्स हैं, आर्टीरियल रोड्स इतनी निकल रही हैं दिल्ली में से, यू डेफिनेटली नीड, अगर आइडियल देखा जाए तो मिनिमम 50। सो जीवन में चीज़ें तभी समन्वय रखती हैं, तभी बैलेंस रहती हैं जब 50-50 हो। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, सिटीजन्स के लिए आपके पास 50% अपनी ज़मीन रखिए, उसमें जो खेला खेलना है खेलिए, उसमें फैक्ट्रियाँ लगाइए, स्कूल बनाइए, कम्युनिटी डेवलपमेंट कीजिए कुछ। लेकिन 50% पे आपको ग्रीन स्पेसेस, जिसको हम नेचर रिजर्व्स बोलते हैं, वो होने चाहिए थे। पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, गार्डन्स हैं और आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लीफ कवर है आपका। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि दिल्ली की जब हम बात करते हैं, अभी सर्दियाँ आने वाली हैं और फिर से स्मॉग आएगा, बहुत सारा पोल्यूशन आने वाला है और इसके लिए सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि पराली जिम्मेदार है। डू यू हैव समथिंग इन माइंड कि पराली का ये जो सोल्यूशन है निकाल पाएँ, जो जलती है बार बार? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप एमएसपी दे के आप धान खरीदते हैं, एमएसपी दे के दलहन खरीदते हैं, एमएसपी दे के गेहूँ खरीदते हैं। चलो हरियाणा पंजाब ले लो, एमएसपी दे के आप गन्ना खरीद रहे हैं, आप एमएसपी 3-4 रुपए किलो या 5 रुपए किलो या जो भी है, जैसा सरकार डिसाइड करे, आप पराली क्यों नहीं खरीद सकते? पराली भी तो एक आउटपुट है। तो पराली से सरकार क्या कर सकती है? अरे उसमें 100 यूजेस हैं, 101 यूजेस हैं। आपका फॉडर से लेके आप मल्च मटेरियल कर सकते हैं, उसकी खाद बना सकते हैं, उसकी कंपोस्ट बना सकते हैं, उसकी ग्रीन मैन्योर कर सकते हैं, है ना। और हम तो ओपनली, हमने तो कई बार चिट्ठियाँ भी लिखी हैं डिपार्टमेंट्स को और CM एंड PM ऑफिस में। अगर आप सिर्फ इकट्ठी करके हमें दे दीजिए, हमारे हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है नॉर्थ इंडिया में हम एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, हम सारी की सारी यूज़ कर लेंगे। हम वहाँ से कुछ रिप्लाई आया? नहीं, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आया। ओके। हाँ, देखिए सर, इसमें क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है हमारी ना प्रायोरिटी नहीं है।
प्रायोरिटी नहीं है। एनवायरनमेंट इकोलॉजी जब तक आपकी प्रायोरिटी नहीं बनेगी तब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो और सब लोगों का एटीट्यूड मालूम है क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो सबका ही ऐसा लग रहा है कि अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो हर साल होता है, महीने की बात है, हेडलाइंस होंगी, टीआरपी बढ़िया होगा। तो हम तो कभी सीनियर जर्नलिस्ट से भी बात करते हैं, वो कहते हैं अरे क्या फ़र्क पड़ता है, 30-40 दिन का खेल है, ठीक है भाई, प्रोग्राम भी बन जाते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस है वो कहते हैं अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कोई पॉलिटिशियन ग्राउंड पे जाता है, कभी नहीं जाएगा। वो पूरे 365 दिन का आपको नैरेटिव चाहिए, 365 दिन आपकी इकोलॉजी। सर देखिए, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, 3 ही तो चीज़ें होती हैं, है ना, जो एक कंट्री का फ्यूचर डिसाइड करती हैं या प्रेजेंट डिसाइड करती हैं। तो हेल्थ एजुकेशन तो क्या कहना, मैं तो उस पर क्या बोलूँ। मैं एनवायरनमेंट के फील्ड में क्योंकि 48 ईयर से काम कर रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ थोड़ा बहुत जो भी मुझे आता है। और मेरा तो हम्बल रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से यही है कि अगर आप पराली का इशू समझते हैं कि ये सबसे बड़ा इशू है, जबकि मेरे जहन में पराली इशू नहीं है। Okay. हाँ, इट इज़ अ ट्रिगर पॉइंट, डेफिनेटली इट कंट्रीब्यूट्स, मानते हैं बिल्कुल। जब कोल्ड कंप्रेस्ड एयर जो है, जैसे जैसे अब आपका अक्टूबर शुरू होगा वो आना शुरू हो जाएगा। बल्कि मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग निकलता हूँ काम के लिए, तो आई कैन स्मेल इट इन द एयर। तो हल्का हल्का वो स्मॉग का, कार्बन पार्टिकल्स, यू नो, हल्का सा आपको आना शुरू हो गया है स्मॉग का। सो आई थिंक के मेन थिंग इज़ ट्रैफिक मैनेजमेंट। आप अपने ट्रैफिक को मैनेज कीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ आपने मेट्रो चला दी, लेकिन मेट्रो के नीचे जो आतंक मचा हुआ है, चाहे वो बैटरी वाली आपकी वो ई रिक्शाज हैं, ठीक है, अच्छा, उससे क्या होता है, दे क्रिएट अ लॉक जैम। आपकी गाड़ियाँ जो हैं, जो स्मूथ निकल सकती थी उस जगह से, वो फिर 4th गियर से 1st गियर पे आती हैं, 2nd गियर पे आती हैं, ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम करती हैं, ज़्यादा फॉसल फ्यूल्स जलते हैं। तो एक बहुत बड़ी मात्रा में जो स्मोक है, एक तो कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है, लेकिन उसको तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा करती है, वो कुछ ऐसे रूल्स लागू कर देती है कि आप 1 महीने के लिए, 40 दिन के लिए नहीं करेंगे, चलो ठीक है, वो भी आप थोड़ा पानी का छिड़काव करके ये वो करके उसको कर लेंगे। लेकिन जो ट्रैफिक है ना, जब तक आप उसको मैनेज नहीं करेंगे, आपके टोल बूथ्स आ जाते हैं, आपने ग्रीन टैक्स लगाया हुआ है, वो कभी समझ नहीं आया उसका हुआ क्या, 1600 करोड़ रुपया आप हर साल इकट्ठा करते हैं, वो कहाँ जाता है, कौन उसको यूज़ करता है, गॉड नोज, ठीक है। तो आप तो बैरियर्स रिमूव कीजिए ना, 2 महीने के लिए सब कुछ रिमूव कीजिए। स्मूथ फंक्शनिंग, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक इज़ अ मस्ट। आप जब तक स्मूथ फ्लो नहीं रखेंगे ट्रैफिक का, जितना भी धुआं निकलेगा, जो भी आप जनरेटर बंद करवा के, कंस्ट्रक्शन डस्ट बंद करवा के, पराली के बारे में शोर वोर मचा के, जो भी थोड़ा बहुत एफर्ट 7-8%, 10% का होता है, इट गेट्स टोटली न्यूट्रलाइज्ड ड्यू टू द ट्रैफिक। और फेस्टिव सीज़न है, फेस्टिव सीज़न में ट्रैफिक ज़्यादा होता है ना। तो आई थिंक ट्रैफिक में आपको तो खैर पता ही होगा, दिल्ली में अगर RTOs में आप सर्च करके दे सकते हैं गूगल से, 3000 गाड़ियाँ ऑन एनी वर्किंग डे रजिस्टर होती हैं जी, 3000 व्हीकल्स, है ना। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम। नवरात्रों में इट गेट्स ट्रिपल्ड, राइट, फेस्टिव में इट गेट्स डबल्ड। सो आप 1 लाख गाड़ियाँ उतार रहे हैं दिल्ली में हर महीने, हर साल। तो यू कैन इमेजिन कि 2010 में जब ये पहली बार, 2011-12 में जब पहली बार स्मॉग का आतंक शुरू हुआ था, तब से लेके 2025 तक आपने जो मेन कारण है, जो ट्रैफिक है, उसकी तो रजिस्ट्रेशंस आपने कम नहीं करवाई। सड़कें तो वैसे ही हैं, ठीक है, आपने इधर उधर से पेड़ काट दिए, उसमें 4 फुट इधर सड़क बढ़ा दी, 4 फुट इधर सड़क बढ़ा दी। दूसरा जो है बहुत बड़ा, जो कि बिल्कुल भी लोगों के जहन में नहीं आता, क्योंकि हम फील्ड पे रहते हैं, हम दिन में कम से कम 150-200 किलोमीटर चलते हैं, बाइक्स पे चलते हैं, 2 व्हील्स पे चलते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, एंड दैट इज़ द की वर्ड इज़ एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट, आपके फुटपाथ एनक्रोच्ड हैं, आपके साइकिल ट्रैक्स एनक्रोच्ड हैं, आपके चौराहे एनक्रोच्ड हैं,
आप कहीं से भी दिल्ली में एक्सेप्ट फॉर NDMC एरिया, ठीक है, लोधी एस्टेट, चाणक्यपुरी, मालचा मार्ग, ये वो क्योंकि वो VIP एरियाज़ हैं, वहाँ पर स्मूथ फ्लो होगा, वहाँ ट्रैफिक पुलिस भी होगी, वहाँ लाइट्स भी आपकी चलती हैं, वहाँ आपके CCTV कैमरास भी हैं, सब कुछ इन ऑर्डर है। लेकिन आप जैसे ही थोड़ा आप बाहर निकलते हैं उस दायरे से, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से, तो आप देखते हैं कि एवरीथिंग गोज़ हेवायर, है ना। सो एनक्रोचमेंट जो है, एनक्रोचमेंट क्या करता है? अच्छा, एनक्रोचमेंट के कारण ज़्यादा प्लास्टिक होता है, एनक्रोचमेंट के कारण आपका गार्बेज है, आपका ट्रैश है, आपका एवरीथिंग कंट्रीब्यूट्स। तो दो चीज़ें, सो समरी में ट्रैफिक मैनेजमेंट, एनक्रोचमेंट मैनेजमेंट। एनक्रोचमेंट मैनेज नहीं करना है सर, एनक्रोचमेंट को डिलीट करना है, एनक्रोचमेंट को हटाना है ना। सो अब जब तक आप ये कहते रहेंगे नहीं एनक्रोचमेंट, तो वैसे मैं मानता हूँ एनक्रोचमेंट नंबर 2 इकोनॉमी का, अगर देखा जाए इंडिया का सबसे बड़ा जो GDP एनक्रोचमेंट का ही कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि कोई भी शहर में कोई भी अफसर पोस्ट होता है, कुछ होता है, वो सबसे पहले देखता है कि एक एक वेंडर मुझे कितना दे सकता है ना। दिल्ली का रेट जो है मिनिमम रेट 4,000 रुपये है। सो अगर आप इतना ही कैलकुलेट कर लो कि कितने करोड़ों वेंडर्स दिल्ली की सड़कों पे खड़े हुए हैं, सो ये इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी। आई थिंक कोई IIT या IIM वाले या कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर PhD या इसके ऊपर थीसिस लिखनी चाहिए कि एक सर्कल में, एक थाने में कितने वेंडर्स होते हैं, बीट कांस्टेबल कितनों से कितना कलेक्शन करता है, कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे जाता है। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं ना। तो आपने पूरे शहर का वास्तु खराब किया हुआ है भाई। शहर का वास्तु कैसे ठीक होगा जब आप क्लटर, अगर आप फेंगशुई के बारे में पढ़ते हैं, वास्तु पे पढ़ते हैं, तो आपको पंडित जी सबसे पहले क्या करते हैं, बेटा क्लटर निकालो, है ना, कूड़ा निकालो जी। तो आपने तो आप तो कूड़े को मोनेटाइज कर रहे हैं, समेट के रखा है। हाँ, आपने तो बड़ा बचा के रखा हुआ है, क्योंकि वो हर पहली को आपको पैसा देता है, चाहे वो छोले भटूरे वाला हो, पान वाला हो, बीड़ी वाला हो, चाहे वो आपका आपके कुलचे छोले वाला हो, चाहे आपकी वो दुकानें खड़ी हुई हैं। तो लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट। एंड अभिषेक जी, एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना कि हाँ ये गलती है जी, ये सिस्टमिक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, बाकी तो सर ऐसा है, आप ताज और ली मेरिडियन में बैठ के जितने मर्जी कॉन्फ्रेंसेस कर लो, उससे क्या होने वाला है? आप 10,000 कॉन्फ्रेंसेस कर लीजिए, उससे नैनो फर्क भी नहीं पड़ता ग्राउंड पे। सो वट एवर नीड्स टू बी डन हैज़ टू बी डन ऑन द रोड, हैज़ टू बी डन ऑन द फील्ड, एंड दैट इज़ आई थिंक 2 मेजर, जैसे आपने पहले कहा पराली वर्ड यूज़ किया, तो 3 मेजर आपके पिलर्स हैं। पहली बात तो एनक्रोचमेंट्स हटाइए, इट विल लीड टू स्मूथ फ्लो ऑफ दिस थिंग। तो उतने ही मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, गैसोलीन, गैस, वो कम कंज्यूम होगा। ठीक है भाई, इंजन हीट भी तो देता है, हीट एंड पोल्यूशन, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, हीट एंड पोल्यूशन। तो एक तो एनक्रोचमेंट्स हो गई, फिर स्मूथ ट्रैफिक फ्लो हो गया, और तीसरा एस्पेक्ट आपका पराली है, जो आपने बोला। पराली का बड़ा सिंपल सा है, किसान को अगर उसके पैसे मिलते हैं, आपने सरकार ने कहा जितनी पराली है आग लगाने की बजाय तुम हमें 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री में इतना बजट होता है, क्यों उसके बाद भी तो आप 1,000-2,000 करोड़ हेल्थ के ऊपर खर्च करते हो। आपके पल्मोनरी वार्ड्स जो हैं, इतनी जो पल्मोनरी स्ट्रेसेस होती हैं, अस्थमा होता है, लोगों खांसी होती है, लोग बच्चे मरते हैं, उसका भी तो इम्पैक्ट आता है। लेकिन अगर ये एटीट्यूड है कि होने दो, बीमार होंगे, जाएंगे हॉस्पिटल्स में, जाएंगे, GST की ज़्यादा कलेक्शन होगी, ज़्यादा एडमिशन्स होंगी, ज़्यादा दवाइयाँ बिकेंगी, अगर वो एटीट्यूड है तो फिर तो आई कैन नॉट से, बिकॉज 30-40 दिन की बात है। हाँ, दे विल कंट्रीब्यूट टू द GDP, दे विल कंट्रीब्यूट टू द GST किटी, वो चीज़ अलग है। अगर इसको सच्चे दिल से, सच्चे इंटेंशन से, सच्चे मन से आप इसको इस हमेशा के लिए, राजधानी है दिल्ली है भाई, राजधानी है, देश का दिल है, अगर इसको वाकई आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक सो, मेरा ये मानना है, इसको मैं ऐसे कंक्लूड करूँगा, इंडिया में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो ना हो पाए, हो ही नहीं सकती है। आपने डिमोनेटाइजेशन में भी देखा है जी, ठीक है। तो अमीर से अमीर, गरीब से गरीब लाइनों में खड़ा हो गया था। तो क्या एक पोल्यूशन के लिए जो 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं,
चलिए मैं कहता हूँ आप पूरे साल मत कीजिए, 2 महीने तो कर दीजिए आप कम से कम, है ना। नवंबर दिसंबर में कर दीजिए, अक्टूबर नवंबर, एक क्वार्टर कर लीजिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो सब ठीक हो जाएगा। एंड सर जब ये पराली का सीज़न आता है उसके साथ एक और चीज़ आती है, दिवाली। पटाखे चलते हैं, क्रिसमस भी आता है, न्यू ईयर पे आता है, लेकिन न्यू ईयर क्रिसमस में जो पटाखे चलते हैं उसको इतना शोर नहीं होता। दिवाली के जो पटाखे उसका शोर होता है। नहीं, वो इसलिए है क्योंकि लोगों को समझ नहीं है ना। लोगों को बेचारों को समझ नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि पटाखों से इतना होता है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, देखो पटाखे अगर जैसे हम लोग भी चलाते थे, हम तो बचपन से पटाखे चला रहे हैं, लेकिन क्या होता हम सगन के लिए चलाते थे, एक टोकन होता था, है ना, इट्स अ सेक्रेड मोमेंट। तो हमने 2 फुलझड़ी चला ली, 2 पटाखे चला लेते थे, एक आलू बम आता था वो मार लेते थे, एक वो सांप सीढ़ी जैसी एक वो चीज़ होती थी, एक वो जलाते, तो हम सगन करते थे। तो हमने 3-4 चीज़ें जलाई, जयराम जी की बात खत्म हो गई, है ना। अब यहाँ तो लड़ियाँ की लड़ियाँ चल रही हैं, यहाँ तो स्टेटस सिंबल हो गया, है ना। कि अब जैसे मेरे दोस्त हैं वो मुझे कहेंगे अरे परिवर्तन हमने 1.5 लाख के पटाखे चलाए। हमने कहा, मैं कहा अच्छा, अरे यार हम तो 50-100 रुपए के लाते हैं, तो एक लक्ष्मी पूजन के टाइम एक सगन होता है, तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, इट्स पटाखा चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप तो उसमें भी इतनी अति कर देते हैं, तो वो गलत है, वो गलत है, ठीक है। और अगर पटाखों का भी जो होगा, और अभी क्या देख रहे हैं हम, 15 दिन पहले शुरू हो जाते हैं, 15 दिन बाद तक चलते हैं, फिर नानक जी का बर्थडे आता है उसमें भी जलते हैं, फिर क्रिसमस पे जलते हैं, फिर न्यू ईयर्स पे चलते हैं। और अब तो ना जैसे वेंजफुल मोड में चल रहे हैं। एक तो होता है कि पहले आराम, देखो विवेक नाम की चीज़ एक होती है इंसान में, है ना। अगर आप में विवेक नहीं है हर चीज़ को, नथिंग इज़ राइट और रॉन्ग, नथिंग इज़ राइट और रॉन्ग, लेकिन हर चीज़ को विवेकपूर्ण अगर आप करें, प्यार से करें उसको, नथिंग इज़ हार्मफुल देन। तो मैं मानता हूँ कंप्लीट बैन ऑन क्रैकर्स मे बी आई विल नॉट रिकमेंड, बट लोगों में इतनी एजुकेशन, इतनी अवेयरनेस हम लोगों को पैदा करनी होगी, एंड इसमें मीडिया का, रेडियो का, न्यूज़पेपर्स का बहुत बड़ा पार्ट है। इंस्टेड ऑफ सेंसेशनलाइजिंग द होल थिंग एंड यू नो भड़काऊ प्रोग्राम्स बनाने के कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी, इसको वो ना रखते हुए, इसको ये एज अ हेल्थ प्रॉब्लम लेते हुए अगर हम इसके ऊपर थोड़ी अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं, तो आई थिंक पीपल विल रीजनेबली दिस थिंग। अगर नहीं करते हैं देन येस, गवर्नमेंट शुड टेक अ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एंड दे शुड मेक श्योर। तो होता क्या है कि एवरी ईयर जो मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल से कि ऑर्डर्स तो निकल जाते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन सब कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं। तो कोई पुलिस को PCR वैन को बुलाता भी है, तो हमारी अपनी कॉलोनी में ही मैं देख रहा होता हूँ ना, तो पुलिस वाले आते हैं, वो बेचारे आके खड़े हो जाते हैं, कहते सर दिवाली है, अब क्या करें सर, अब जलाने दो ना सर, कोई नहीं, बेचारा वो भी क्या करेगा, पुलिस वाला भी तो दिवाली मना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो लेट्स बी फेयर टू द होल सिस्टम नाउ, है ना। So I think intention matters a lot, and the whole thing is about administration, governance and management. Actually देखा जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी नज़र में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay. हाँ, बस इट्स लेजीनेस एंड नो प्रायोरिटी, एंड चलता है, इससे चलता है। लेकिन आपने जितने भी सिनेरियोज बताए हैं उसके हिसाब से क्या दिवाली पे पटाखे अब जलने चाहिए या नहीं जलने चाहिए? बिकॉज आपने कहा कि अब थोड़ा सा इसलिए भी करते हैं क्योंकि शोशाबाजी भी है। हाँ, उस चीज को कंसिडर करते हुए आप शोशाबाजी मत करो ना। आप जिस चीज के लिए, देखो एक मिनट, दिवाली इज दीपावली, दीपों के त्योहार को दिवाली बोलते हैं। हाँ, दिवाली तो वैसे हो गया, एक्चुअली इट इज दीपावली जी। हम तो जब स्कूल में लिखते थे तो टीचर हमसे दीपावली लिखवाती थी, पी साइलेंट हो गया अब। हाँ, है ना, तो वो दिवाली हो गई जी, है ना। अरे दिवाली क्या होगी, लोगों को तो दिवालिया निकल जाता है इस चक्कर में, है पोल्यूशन का दिवालिया निकल जाता है, दिल्ली का दिवालिया निकल जाता है, आई मीन टू से इकोसिस्टम का हो जाता है। वाइल्ड लाइफ कितनी इफेक्ट होती है, बर्ड पॉपुलेशन कितनी इफेक्ट होती है। खैर वाइल्ड लाइफ बर्ड के बारे में तो क्या बात करें, वो तो कोई परवाह भी नहीं करता इन चीज़ों पे, लेकिन भाई अपनी हेल्थ को तो ख्याल रखो ना। तुम एक अपना सिर्फ वो मत रखने के लिए कि हम तो करके ही रहेंगे, लेकिन आप ये भी तो देखो आप जहरीली हवा अंदर ले रहे हो। सो आई थिंक वो सेंसिटिविटी और वो अवेयरनेस, बट हैविंग सेड दिस,
मैं इस चीज़ में बिल्कुल नहीं मानता कि द पॉपुलेशन शुड फील गिल्टी अबाउट इट। मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, अगर स्कूल में गड़बड़ है तो प्रिंसिपल इज़ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो प्रिंसिपल अगर स्ट्रिक्ट है, टीचर्स ठीक रहेंगे, टीचर्स ठीक हैं तो स्टूडेंट्स ठीक रहेंगे। You cannot tolerate any indiscipline. There should be zero tolerance to that. It is a top-down approach. You cannot be silent on that. And if somebody is keeping silent, then he should be held to account for that. ये एक अच्छा, इसमें अभिषेक जी एक बड़ी मज़ेदार मैं चीज़ देखता हूँ हर चीज़ के लिए ना, इंडिया में सब क्या करें जी, पॉपुलेशन बहुत है, क्या करें जी, पॉपुलेशन बहुत ओवर पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन है। अच्छा, जो ये ऐसा बोलते हैं ना, तो फिर चाइना क्या है, चाइना में लोग नहीं रहते, दे आर 100x अहेड ऑफ अस, 100 टाइम्स अहेड ऑफ अस। अच्छा नहीं जी, दिल्ली में, कलकत्ता में, बॉम्बे में पॉपुलेशन बहुत है, माइग्रेंट बहुत है, तो जाइए ना, देखो ना टोक्यो में क्या है, शंघाई में क्या है, बीजिंग में क्या है, हैं, तो एम्स्टर्डम में क्या है, फ्रैंकफर्ट में क्या है, अब जाओ देखो, पेरिस में क्या है, द लार्जेस्ट सिटीज़ ऑफ यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया। आप डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की आप जब बात करते हैं तो मैं तो टोक्यो का एग्जांपल देता हूँ, 16 टाइम्स मोर डेंसिटी है दिल्ली से। जाओ ना, देखो वो लोग कैसे मैनेज करते हैं। शंघाई देख लीजिए, बीजिंग देख लीजिए, और भी कई 40 सिटीज़ ऐसी हैं जिसकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्विवेलेंट टू दिल्ली। तो ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ। This is an administration problem, this is a governance problem, this is a management problem. It has nothing to do with population. Population has nothing to do with it. Nothing to do with it. आप ठीक से करो ना, तो यही जो आपकी पॉपुलेशन है, जब अमेरिका और कनाडा जाती है तो वहाँ क्यों नहीं, अब यहाँ अब उन्होंने करना शुरू कर दिया है, बहुत सारी हम रील्स देख रहे हैं, इस साल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए, रिकॉर्ड देखा जाए, तो ये लोग नहीं करते, बिकॉज दे कांट गेट अवे विद इट। आप जाके करो ना, सिंगापुर में करिए, आप सिंगापुर में करिए। अभी हम लोग 4 दिन के लिए गए थे, तो मेरे एक दोस्त हैं शर्मा जी, जो मेरे साथ गए थे, लॉन्ग टाइम फ्रेंड, और वो ऊंची आवाज़ में रील देख रहे थे। हाँ, देख रहे थे। वो इनएडवर्टेंटली उन्होंने किया, वो ऐसा करते नहीं हैं, बाई चांस, जैसे हम दिल्ली मेट्रो में देखते हैं, वो एकदम सडनली ऑन हो गया, वो कर गया। 2 कॉप्स आ गए उनके पास, हाँ, वो तो फिर उनको प्यार से समझाया कि सॉरी, वी आर वेरी, अपॉलॉजी की, 5 मिनट तक अपॉलॉजीज़ की, तब जाके उन्होंने छोड़ा, नहीं तो वो तो 2000 सिंगापुर डॉलर्स का फाइन लगाने लगे थे। सी, इफ़ यू नो यू कांट गेट अवे विद इट। दिल्ली में कोई ऐसी सड़क नहीं है जहाँ पर रॉन्ग साइड लोग नहीं चलते। हम तो सिर्फ सुनते हैं कि CCTV कैमराज हैं। अगर ऐसा है तो इक्विवेलेंट टू योर एंटायर कंट्रीज GDP उतने तो चलान होने चाहिए दिल्ली में। आपके 30% पॉपुलेशन विदाउट हेलमेट्स है, 5% पॉपुलेशन विद टोटल ब्लैक विंडो पेन्स है, हुटर चला के दिल्ली में लोग घूम रहे हैं, स्कॉर्पियो पे, बोलेरोस पे, और स्पेशली फॉर्चूनर्स पे, है ना। तो देयर इज़ नो चेक ऑन इट। सो जो भी होता है VIP एरियाज में हो रहा है। चाणक्यपुरी में 0 टॉलरेंस है, मैं मानता हूँ। NDMC में 0 टॉलरेंस, लोधी गार्डन, लोधी एरिया, ये वो पंडारा रोड, अमृता शेरगिल मार्ग, औरंगजेब, ठीक है, मानता हूँ। लेकिन द मोमेंट यू मूव आउट ऑफ दैट प्लेस, एवरीथिंग इज केओस। सो केओस के कारण ही हीट एंड पोल्यूशन है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो आप अपने शहर का वास्तु ठीक कीजिए, ठीक है, शहर का वास्तु ठीक कीजिए, है ना। तो हर चीज़ में ये मत कीजिए पॉपुलेशन इज नॉट अ लायबिलिटी सर, पॉपुलेशन इज योर स्ट्रेंथ। अगर आज इंडिया में पॉपुलेशन ना हो ना, तो दुनिया का कोई कंट्री आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। आज अगर FMCG आना चाहता है, अगर एप्पल आना चाहता है, अगर टेस्ला आना चाहता है, फोर्ड आना चाहता है, दोबारा से आपके क्रिसलर आना चाहता है, GM आना चाहते हैं, सारा का सारा मोसेंटो आना चाहता है, बिल गेट्स साहब आना चाहते हैं, एलॉन मस्क आना चाहता है, वो सर सिर्फ इसलिए वो ताजमहल देखने नहीं आना चाहते, वो गंगा यमुना में डुबकी लगाने नहीं आना चाहते, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके पास पॉपुलेशन है, कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। सो उसको एज अ प्राइड लीजिए आप। वी शुड बी प्राउड दैट येस वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। उसमें क्या हुआ, बट उसको स्ट्रेंथ बना के यूज़ करो ना। दिस इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट, दिस इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
जापान ने किया है। जापान, लोग कहते हैं अरे जापान में कम है, अरे कम इसलिए हैं क्योंकि इट इज़ जस्ट अ स्ट्रिप ऑफ 7 आइलैंड्स। वो तो एक छोटा सा 7 लार्ज आइलैंड्स का वो है। आप उनका एरिया भी तो देखो ना। और एक बात ये भी गलत है अभिषेक जी कि हम हर चीज़ का कंपैरिजन पाकिस्तान बांग्लादेश से करते हैं। वाई कांट वी कंपेयर योरसेल्फ विद सिंगापुर, जो कि पिछले 25 साल में उभर के आया है, रादर विद दुबई और विद द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, जो अच्छी चीज़ है उसके साथ कंपेयर करो ना। हर बात पे हम लोग कहते हैं क्यों वी आर बेटर देन बांग्लादेश, पाकिस्तान। ऑब्वियसली वी आर बेटर देन बांग्लादेश। मैं तो कह रहा हूँ इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, ट्रैफिक, ट्रैश मैनेजमेंट, गार्बेज मैनेजमेंट, वी कैन नॉट इवन compete with श्रीलंका। श्रीलंका इज सच अ ब्यूटिफुल कंट्री, सच अ क्लीन कंट्री, सच अ क्लीन कंट्री। चलो वैसे ही बन जाओ, वो तो बिल्कुल बगल पड़ोसी है आपका, बिल्कुल वही बन जाइए आप, है ना। तो आई थिंक वी आर नॉट कंसिडरिंग नॉइज पोल्यूशन, वी आर नॉट कंसिडरिंग लाइट पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के बारे में 2 महीने का बखेड़ा होता है। सॉइल पोल्यूशन पे कोई बात ही नहीं कर रहा, राइट। वाटर पोल्यूशन की तो कोई कहानी ही नहीं है। सो we are one of the most polluted countries in the world. And there is no harm in accepting it. There is grace in accepting it. Accept करोगे तो कुछ करोगे ना। आप accept ही नहीं करोगे, हम में यह कमी है, तो gracefully उस चीज़ पे काम करना चाहिए। And I think हम throughout the country अगर गवर्नमेंट्स वाकई इसके ऊपर अच्छा इंटेंशन डालें, वाकई इस पे थोड़ा सा एज अ प्रायोरिटी लें, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा हमारा हिंदुस्तान चमक जाएगा। साल भर की बात है। इट इज़ जस्ट अ मैटर। एंड हियर आई वुड लाइक टू ऐड टू कंक्लूड ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, स्वच्छ भारत अभियान वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल विजनरी आइडियाज एवर टू बी बोर्न ऑन दिस इन दिस कंट्री। बट एग्जीक्यूशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, वो सिर्फ ऑप्टिक्स बन गई। It's a beautiful concept. You don't need anything else. अगर आपने स्वच्छ भारत अभियान ठीक से इम्प्लीमेंट किया होता, सर, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, आपकी नॉइज पोल्यूशन, एवरीथिंग वुड हैव बीन टेकन केयर ऑफ। अगर उसको डीप और उसके प्रोफाउंड, उसको अच्छी तरह गहराई में देखो, आपकी एग्रीकल्चर, आपका नेचुरल फार्मिंग, एवरीथिंग वुड हैव बीन सो ब्यूटिफुल। आपका जो ट्रैफिक केओस है, स्वच्छ इज सच अ ब्यूटिफुल वर्ड, स्वच्छ भारत अभियान। सो यू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट मेक्स इट स्वच्छ, है ना। तो इट इज सच अ ब्यूटिफुल आइडिया। बल्कि अगर इफ आई हैड द पावर टू डू थिंग्स, आई वुड जस्ट हैव वन बिग मिनिस्ट्री। यू डोंट नीड जल शक्ति, यू डोंट नीड लिटिल थिंग्स। ये सब एनर्जी आपकी वो करती, डिसिपेट करती है। आप सिर्फ एक स्वच्छ भारत अभियान को लेके आगे बढ़िए। आई एम टेलिंग यू, इट रिजॉल्व्स एवरीथिंग। उसमें तालाब भी आते हैं, उसमें कुएं भी आते हैं, आप उसकी नदियाँ भी साफ़ करते हैं, आप अपनी गलियाँ भी साफ़ करते हैं, आप नालियाँ भी साफ़ करते हैं। तो वो जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे काम होना है, जो एटॉमिक लेवल पे काम होना है, वो उसमें एनश्राइंड था स्वच्छ भारत अभियान में। सो व्हेन इट केम अबाउट 10 साल पहले, मैं तो बहुत एक्साइटेड था। मैं तो मतलब गुणगान करता था उस चीज़ का कि मुझे ऐसा लगता, लेकिन धीरे धीरे इट पेटर्ड आउट विद टाइम। वो धीरे धीरे डाइल्यूट कम होता गया। हाँ, क्योंकि 110 और स्कीमें आ गई, तो ओवरशैडो कर दिया जी। तो फोकस जो होता है ना, फोकस आप एक ही चीज़ पे कर सकते हैं। अगर आप 1000 चीज़ें शुरू कर देंगे तो 1000 में से फिर 999 आप अचीव नहीं कर सकते, है ना। तो एक चीज़ को लेके जाए, जैसे इसमें टॉयलेट्स की बात थी। आज दिल्ली में कोई भी महिला ये नहीं कह सकती कि मैं रिंग रोड पे चल रही हूँ या मैं किसी भी एरिया में कॉलोनी में घूम रही हूँ तो इफ़ आई हैव टू गो। भाई, महिलाओं को पीरियड्स भी हैं, उनको मेनोपॉज भी होता है, उनका शी हाइजीन की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। कहाँ जाओ भाई, कहाँ जाओ? यू सीक अ रेस्टोरेंट, आइदर यू विल सीक अ मैकडोनल्ड्स और यू विल गो टू सम होटल और यू गो टू सम फ्रेंड्स हाउस और यू गो टू द नियरेस्ट दिस थिंग। मैं तो देखता हूँ ना, हमारे तो कोवर्कर्स में ही इतनी बेचारों को प्रॉब्लम होती है, तो हम ये तक नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, ये तक नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। आप वॉशरूम स्पेस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। आदमियों को तो छोड़ो, वो तो चलो
अब क्या बोले उस चीज़ कहीं भी कर लेते हैं सड़क के किनारे। अब बेचारे वो क्या करें, नहीं क्या करें, क्या करें। Right. अगर आप कह रहे हैं 2.5-3 करोड़ की आपकी पॉपुलेशन है तो आप देखो तो सही, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। एक तो ऑनेस्टी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो एक्सेप्ट करो भाई नहीं है तो है। सो आई थिंक स्वच्छ भारत अभियान अगर स्वच्छ भारत अभियान को ठीक से लागू किया गया होता तो सर आज हम बैठ के यहाँ पे ये पोल्यूशन, स्मॉग और इनकी बातें नहीं कर रहे होते। एंड आपने चाइना का जिक्र किया, चाइना में ऐसा क्या है कि वो आगे बढ़ गया इंडिया से काफ़ी ज़्यादा? बिकॉज एक टाइम था जब इंडिया और चाइना एक जैसे ही थे, ऑलमोस्ट 70s या 80s में, है ना? उसके बाद ऐसा क्या रैपिड ग्रोथ लिया उन्होंने जो हमसे इतना आगे निकल चुके हैं और अब लाइक ऑनेस्टली अनटचेबल हो चुके हैं? एजुकेशन, सिंपल, द मास्टर की इज एजुकेशन। उनके आप देखो, वो तो 3 से 5 साल का जो बच्चा है उसको चाहे वो स्पोर्ट्स में खुद उसको काम करना सिखाएंगे, उसकी स्किलिंग्स सिखाएंगे। मतलब यू देखो, हमारे यहाँ एजुकेशन का मतलब होता है, हम तो कई सरकारी महकमों से जब बात करते हैं उनका मतलब होता है लिटरेसी। ओके, लिटरेसी और एजुकेशन में फ़र्क होता है। लिटरेसी मतलब हुआ है क ख ग ABC, ठीक है, आपने वो करा दी, आपने एक्सेल शीट में लिखा है हाँ जी इतने बच्चे पास आउट हो गए, ये हो गए, इतने ड्रॉप आउट हो गए, ये हो गया, वो हो गया। भाई आपके स्कूल हैं, स्कूल में आपका किसी का पंखा नहीं चल रहा, किसी के दरवाजे नहीं है, किसी में टॉयलेट्स नहीं है, किसी का सबमर्सिबल नहीं चल रहा, किसी का वहाँ पर हैंड वॉश नहीं चल रहा, किसी का गेट ही नहीं है, हैं। मतलब जो हमारा ड्रॉप आउट रेट है वो क्यों है? आपने सशक्त अपना एक सॉलिड गवर्नमेंट, अच्छा एक ही चीज़ के ऊपर आप पकड़ लेते, एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, लीव असाइड हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह, वो प्राइवेट पीपल कैन टेक केयर। अरे गवर्नमेंट को, सरकारों को एज अ वेलफेयर मेजर जो प्राइमरी हेल्थ एंड प्राइमरी एजुकेशन पे तो फोकस करना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप कोई भी कंट्री ले लो, चाहे US है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, आपके स्कैंडिनेवियन है, आपका यूरोप ले लीजिए, कोई भी डेवलप कंट्री ले लीजिए सर, वहाँ पर 3 चीज़ें प्रायोरिटी होती हैं, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, एंड 100% अकाउंटेबिलिटी वहाँ गवर्नमेंट की होती है। यहाँ पे हम प्राइमरी एजुकेशन को तो कुछ समझते ही नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाइना को ध्यान से देखो, जितनी मेरी समझ है, जो थोड़ी बहुत समझ है, मैं भी बहुत घुमा हूँ, आई हैव ट्रैवल थ्रू आउट द मतलब कंट्री, बस US में नहीं गया, बाकी मैं घुमा हूँ। मेरी जो समझ है, जो पहले आँखों को नज़र आती है सर, वो यही आती है, अगर आपकी प्राइमरी एजुकेशन ठीक नहीं है ना सर, वही तो बच्चा है ना जो कल IAS अफसर बनेगा, सिविल सर्विसेज में जाएगा, वो RJ भी बनेगा, वो मीडिया का जर्नलिस्ट भी बनेगा, एडिटर भी बनेगा, पब्लिशर भी बनेगा, वो दुकान भी चलाएगा, वही आपका पॉलिटिशियन भी बनेगा, वहीं से प्राइम मिनिस्टर, वहीं से प्रेसिडेंट निकलेगा, है ना। तो अगर आपकी प्राइमरी एजुकेशन, जैसे हम प्लांटेशन में बोलते हैं, अगर आपकी जड़ ही ठीक नहीं है, अगर आपकी गैची ही ठीक नहीं है, गैची होती है जिसको रूट बॉल जो प्लास्टिक के अंदर होता है, तो वही अगर आपका वो ठीक नहीं है, तो ऊपर तो सब ऑप्टिक्स है, वो तो ऐसी दिखाने की है, वो तो विंडो शॉपिंग है, वो उसमें कोई दम नहीं है। जड़ में दम होना चाहिए। तो जड़ में सर तभी दम होगा जब आपकी एजुकेशन ठीक होगी। आप चाइना को अगर आप स्टडी करें, जाइए देखिए, आपको एक ही चीज़ हिट करती है, एजुकेशन, 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 एजुकेशन। उनकी जो एजुकेशन है, जो क्या गजब की उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं। अरे हर 3 महीने में तो टीचर्स को वो स्किलिंग के लिए भेजते हैं, हर 4 महीने में, 5 महीने में उनका प्रिंसिपल जो है वो उनकी अलग से कोचिंग होती है, उनके अलग से कैसे आप स्कूल को चलाएंगे, किस तरह से आप बच्चों में संस्कार देंगे, किस तरह के साइकोलॉजी में और बच्चों के बिहेवियर में। वी आर नॉट इन्वेस्टिंग ऑन आवर टीचर्स, we are not investing in our schools, we are not investing in our primary education. हम प्राइमरी हेल्थ पे भी नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट हेल्दी पीपल, वी आर द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। कार्डियोलॉजी में देखो, अब ऐसे तो क्या, ठीक है हम लोग कह देते हैं हम विश्वगुरु हैं, बट येस वी आर विश्वगुरु। अबाउट 140 डिजीज़ हैं जिसमें हम विश्वगुरु हैं, तो वो अब कैंसर कैपिटल बनता जा रहा है। सो हम ये नैरेटिव आ ही नहीं रहा। मैं प्योर एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं कोई इसमें कोई पॉलिटिक्स, मैं तो सोशल उस पर भी टच नहीं करना चाहता। मैं तो प्योर इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के
तरफ से भी अगर हम बात करते हैं तो सर वी आर नॉट इवन डिस्कसिंग दीज थिंग्स। सिर्फ उसी फेस्टिव सीजन में प्राइम टाइम में 4 मंत्रियों 4 पॉलिटिशियन, वो मंत्री भी नहीं होते, वो स्पोक्स पर्सन होते हैं, दे आर करियर ओरेटर्स होते हैं, जो कि ग्रीन रूम में बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, जफ्फी पपी कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो डाइस के ऊपर आके खड़े, मैं तो देखता हूँ ना, मैं तो इतने चैनल्स में जाता हूँ, मेरे को हैरानी हो रही है ये लड़ रहा है, ये उसको गाली निकाल रहा है स्टेज पे। अरे अभी तो बैठे वो एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर रहे थे, वो उसकी बेटी की शादी की बात कर रहा था, अच्छा ये है, अच्छा आपकी बेटी को कैसे वहाँ पर ऑक्सफोर्ड में पढ़ रही है, अच्छा मेरे वो कैम्ब्रिज में आप रेफरेंस दे दीजिए। मतलब पीछे तो वो भाई हैं, दे आर ब्लड ब्रदर्स, और आके वो सब ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा उनको भी पता है 1.5 महीने का खेल है, उनको भी पता है ना। सो आई थिंक बट एक जैसे बहुत एक क्लासिक स्टेटमेंट है, हम पढ़ा करते थे कॉलेज में जब हम पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो वो ओपनिंग क्लास में ही बोलते हैं, कहते हैं ना, पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व, है ना, पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। सो मुझे गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, इकोसिस्टम्स ख़राब हो रहे हैं, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन की कोई बात नहीं कर रहा। आपकी जो डिफॉरेस्टेशन है, आप बड़े मज़े से बड़े प्राउडली बोल रहे हो, एक जंगल के अंदर से आपने हाईवे निकाल दिया, ठीक है, एक्चुअली इससे ज़्यादा अनपढ़ता नहीं हो सकती। हाउ कैन यहाँ पर जो आपकी वाइल्ड लाइफ है, सर वाइल्ड लाइफ ना कॉरिडोर्स में घूमती है। एक टाइगर को 700-900 किलोमीटर की जगह चाहिए होती है, एक लेपर्ड जो होता है 200-250 किलोमीटर की जगह चाहिए होती है, चाहे आपका हाइना हो चाहे आपका कोई भी हो, हाथी हैं उसको 200-300 किलोमीटर की जगह चाहिए। आपने तो उसको छोटे छोटे 5-5, 10-10 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर के फॉरेस्ट में इनकैप्सुलेट करके और बीच बीच में आपने हाईवे बना दिया। अच्छा हाईवे में आपके एल्यूमिनियम के बैरियर्स होते हैं, तो मतलब हाथी कोई एक्रोबैट थोड़ी ना है, वो उड़ी मार के और समरसॉल्ट मार के थोड़ी ना वो बैरियर्स को क्रॉस करके उधर जाएगा। अच्छा फिर दिखाया जा रहा है कि हाईवेज ओनली, वी आर टॉकिंग इकोसिस्टम्स, वी आर टॉकिंग एनवायरनमेंट, राइट, डोंट गेट मी रॉन्ग कि मैं किसी पे कमेंट कर रहा हूँ। आपने ऊपर से हाईवे बनाया, नीचे से आपने वाइल्ड लाइफ पाथवेज वो कहते हैं, है ना, पिलर लगा के नीचे से जगह बना दी, वो बारिशें आती हैं वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है, उसको छोड़ो। आप उत्तराखंड चलिए मेरे साथ, आप देहरादून चलिए, एयरपोर्ट रोड पे चलिए, हरिद्वार टू देहरादून चलिए, नीचे सारी एनक्रोचमेंट हो गई है सर, वहाँ छोले भटूरे बिक रहे हैं, जो वाइल्ड लाइफ के लिए जगह, वो वाइल्ड लाइफ के लिए। अब हाथी का जब रेला आएगा या कोई भी वाइल्ड लाइफ आएगी, वो हमसे ना ज़्यादा तमीज़ वाले लोग होते हैं, है ना, जो हाथी होता है, तो वो ऐसे देखेगा कि सबकी रेडियाँ खड़ी हैं, सबके टेम्पू पार्कड हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चल रहा है, नीचे टैक्सी सर्विस चल रही है, उसके वो उसको क्रॉस नहीं करेगा सर। हाँ हो सकता है रात को 2-3 बजे जब सब घर चले जाएं, वो बेचारा थोड़ी सी अपनी जगह निकाल के पतली गली से निकल लेगा। कर क्या रहे हैं हम लोग? तो ये आप कॉर्बेट ले लीजिए, आप राजाजी नेशनल पार्क ले लीजिए, आप मतलब मैं तो क्योंकि दिल्ली से बिल्कुल पास है तो मैं इसलिए उन दोनों का एग्जांपल देता हूँ, अदरवाइज आई कैन गिव यू 400 एग्जांपल दे सकता हूँ पूरे इंडिया में। सो हमारी जो अगेन एजुकेशन मैं वही बार बार बोलता हूँ, टिल द टाइम यू डोंट एजुकेट योर पॉलिटिशियन, आपका IFS अफसर एजुकेटेड है, बड़ी मुश्किल से UPSC पास करके आता है, ठीक है, IAS अफसर है, SDM बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, ये बनते हैं, प्लीज़ उनके ऊपर कोई वो मत कीजिए। जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं लोगों को ना ये नहीं पता पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चलती कैसे है, लोगों को ये नहीं पता सरकार कैसे चलती है। वो सोचते हैं एक कलेक्टर को बिठा दिया, अब वो इंडिया चला रहा है, एक कमिश्नर क्या बन गया वो पूरा स्टेट चला रहा है। ऐसा नहीं होता है सर, आपको पता ही नहीं है चलते कैसे हैं, टेंडर का सिस्टम कैसे चलता है, कॉन्ट्रैक्टर्स का सिस्टम कैसे चलता है। एक जंगल का एक DFO कुछ नहीं कर सकता, एक पत्ता नहीं हिला सकता जब तक मंत्री जी नहीं कहते उसको, वो है ना। तो ये सारा इम्पैक्ट आपका उस पर आता है, एनवायरनमेंट पे आता है। मैं तो लोगों को यही कहता हूँ, चूज योर रिप्रेजेंटेटिव्स वाइजली, बिकॉज वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। कलेक्टर SDM कुछ नहीं कर सकता, ये तो हमारी एक बहुत बड़ी एक मिथ्या है कि हिंदुस्तान जो है कलेक्टर SDM चलाते हैं। सर वो तो बेचारे घुग्गी मारते हैं, वो तो सिर्फ अपना सिग्नेचर करते हैं, दे आर रबर स्टैम्प्स। वो तो ऊपर से जो ऑर्डर्स आते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं।
So you need to have political representatives who are sensitive to air, water pollution. मैं तो लोगों को आजकल यहाँ तक बोलता हूँ कि भाई सनातन को ही फॉलो कर लो। सनातन का अर्थ होता है जो हमसे पहले था, अभी है और हमारे बाद होगा। सनातन में केवल 4 चीज़ें आती हैं सर, हवा, पानी, मिट्टी और पेड़ पौधे। इससे पहले ना कुछ और था, ना सच पूछो तो अभी है, और ना ही इसके आगे कुछ होगा। सनातन की 4 चीज़ें, यही 4 वेद हैं, हवा, पानी, मिट्टी और पेड़ पौधे, बस यही है। हमने तो गुरुकुल में यही पढ़ा, हमने तो आश्रम में यही पढ़ा, यही 4 वेद हैं, यही 4 सनातन हैं हमारे। तो इन्हीं के ऊपर हम कोई बात नहीं करते, इसी को हम दूषित करते जा रहे हैं। तो आज हम बैठ के जो इकोसिस्टम्स और ये हम एनवायरनमेंट की, पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, दिस इज़ द होल प्रॉब्लम। You need educated representatives to go make policy. वो क्या पॉलिसी बनाएगा सर, उसको तो पता ही नहीं है। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। थे एक काफ़ी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में बहुत ऊंचे ओहदे पे मंत्री जी थे। अब उससे हम बात करनी शुरू की, उनको ये तक नहीं पता कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ लायन, अ लेपर्ड, अ चीता, अ जैगुआर। उनके लिए सब बिल्लियाँ हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा जंगली कुत्ता आया। मैंने कहा सर दैट इज़ अ वुल्फ, देयर इज़ अ जैकॉल, देयर इज़ अ गोल्डन बैक जैकॉल, देयर इज़ अ फॉक्स, देयर आर वैराइटीज़ ऑफ दिस थिंग। अरे भौंकता ही तो है, 4 पाँव हैं उसके। तो व्हेन यू हैव पीपल सिटिंग लाइक दैट, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वाइल्ड लाइफ के। एंड अभिषेक, यहाँ आपको पता होना चाहिए, दुनिया की सबसे अच्छी पॉलिसीज़ हमारी हैं। दुनिया का सबसे अच्छा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हमारा, आप कंपेयर करके देख लीजिए, दुनिया में नहीं है, 195 कंट्रीज़ में नहीं है। सबसे अच्छा आपका जो वाइल्ड लाइफ एक्ट हमारा है, फॉरेस्ट एक्ट हमारा है, ट्राइबल प्रोटेक्शन एक्ट हमारा है। एनवायरनमेंट के कोई भी एस्पेक्ट ले लो, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, हमारे हाई कोर्ट्स हैं, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स हैं, सब व्यवस्था है, सब कुछ है। वी आर द बेस्ट, बट एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन क्यों? क्योंकि इंटेंशन नहीं है और प्रायोरिटी नहीं है। दैट इज़ द होल प्रॉब्लम। तो जैसे आपने कहा कि एक बढ़िया रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, सोशल मीडिया पे कई लोग ऐसा कहते हैं, और मुझे भी लगता है, जस्ट टू आस्क यू, जैसे नायक मूवी में था, अनिल कपूर को 1 दिन का सीएम बनाया था, अगर आपको 1 दिन का एनवायरनमेंट मिनिस्टर बना दे, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक फर्स्ट? अगर मुझे कोई भी कुछ भी ऐसी चीज़ मिलती है, सच कह रहा हूँ अभिषेक, सबसे पहले मैं एनवायरनमेंट की तरफ नहीं देखूंगा, मैं पहले एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करूंगा। ओके, यू गेट द प्राइमरी एजुकेशन राइट, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि वही तो बच्चे हैं, उन बच्चों को जो आप सिखाओगे वही तो भावी नागरिक है। दैट इज़ द फ्यूचर। ये तो बहुत ऊंची बात है। हम एक एस्पेक्ट को, एनवायरनमेंट को लेके पकड़ के बैठ जाते हैं, ट्रैफिक है, यो हमें बचपन में सिखाया गया था ट्रैफिक में कैसे करना है। टीचर चौक पे, वो तो खुरदरी एक काला सा बोर्ड होता था, ब्लैक बोर्ड होता था, उसके ऊपर ची ची करके चौक चलती थी। तो हम उस ज़माने के हैं, तो हमें बताती थी राइट देखना है बेटा, लेफ़्ट देखना है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग ये होती है, आपको ऐसे नहीं करना है। अगर साइकिल वाला भी आ रहा है, स्कूटर वाला, बेटा स्टेप बैक, पहले उनको जाने दो। अगर अंकल आ रहे हैं, आंटी आ रहे हैं, अगर कोई प्रैम में कोई बच्चा लेके आ रहा है, बच्चे उसको नहीं करना है, आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको पीछे रहना है, हॉन्क नहीं करना है, आपको वो नहीं करना। कहाँ सिखाया जाएगा ये? आप सोचते हो 20 साल के बच्चे को सिखाओगे? आप क्या सोचते हो 40 साल के बूढ़े को सिखाओगे या 60 साल के आदमी को सिखाओगे? आप सिखा ही नहीं सकते। आप, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपको अगर सिखाना है तो बच्चे को सिखाना है। प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। एंड सेकेंड कैटेगरी जो आती है, विमेन। अगर आज 4 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 48 साल से हम जिंदा हैं ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ वेमेन। इट इज़ बिकॉज ऑफ वेमेन। आदमी कहाँ काम करता है? मैंने तो नहीं देखा। आप रूरल एरिया में चले जाओ, खेतों में 80% वेमेन काम कर रही होती हैं। आप पहाड़ों में चले जाओ, 80% वेमेन काम कर रही होती है। आदमी तो अपना फूक रहा होता है, अपना बैठ के घर पे, या दारू पीता है जब सरकारी मॉडल ठेका खुलता है तो कहाँ है? ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको वैसे बात कह रहा हूँ, 10% 20% एरर है उस चीज़ में, लेकिन दिस इज़ द फैक्ट ऑफ इंडिया। दिस इज़ द फैक्ट ऑफ इंडिया।
हम तो वी प्रेफर इवन ऑफिस में भी, हमारे फील्ड ऑपरेशंस में भी, हमारे मैनेजर्स में भी, आई प्रेफर फीमेल पावर बिकॉज they are more sensitive, they are more responsible, they have that natural DNA of parenting. वो एक पेड़ पौधे को भी इतना संजो के रखते हैं, यू नो. आदमी को तो होता है ठीक है, क्योंकि आदमी का दिमाग बहुत कमर्शियल होता है, बहुत कमर्शियल है. अगर उसमें प्रॉफिट है तो वो है, नहीं तो वहाँ खड़ा भी नहीं रहेगा वो, है ना. और स्पेशली हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो सडनली नैरेटिव कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ बदल गया. पहले क्या था, मैं जैसे कहता हूँ मेरा देश गरीब था लेकिन सुंदर था, सॉफ्ट था, स्पिरिचुअल था, तमीज़ वाला था, है ना. लेकिन अब क्या हो गया, हम बहुत अग्रेसिव हो गए हैं, पर्यावरण को लेके भी बहुत अग्रेसिव हो गए. यहाँ तो पेड़ रहेगा, यहाँ कटेगा, बीच का कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास. आपने कभी भी देखा है कोई संवाद कि जहाँ पर एक ग्रुप लोगों का किसी पॉलिटिशियन के साथ बैठ के आराम से बात कर रहा है, सर ऐसे मत कीजिए प्लीज़. मैं तो देखता हूँ पहाड़ों में भी, पंचायतों में जो लोग विज़िट करने के लिए वहाँ आते हैं तो गांव वाले बेचारे हाथ जोड़ के बैठे होते हैं, यहाँ सड़क मत निकालो, हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा. आप सोचते हो आबाद हो जाएगा, ठीक है, वो ठीक है, जिसको खाना है पैसा वो अपना खाएंगे, बट लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. उसको मेरे को लेना देना, मैं वाई शुड आई बी पॉलिटिकली राइट एंड सोशली राइट, कोई ऐसी बात नहीं. हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, मिट्टी की बात कर रहे हैं, पेड़ों की बात कर रहे हैं, यार सीधी सीधी बात करते हैं, है ना. तो द होल प्रॉब्लम इज़ दैट, खैर मैं इस चीज़ को यही एंड करूँगा कि सारा खेल जो है एजुकेशन का है. आप अगर एजुकेशन को अपनी मैनेज नहीं करेंगे, एजुकेशन को ठीक नहीं करेंगे, बाकी तो पीस मील है, नी जर्क रिएक्शन है. आप यहाँ बैंडेड लगा दोगे, वहाँ बैंडेड लगा दोगे. आपने एंडेमिक जो अंदर की जो चीज़ है उसके ऊपर तो काम ही नहीं किया. आपने उसकी फिजियोलॉजी, उसकी पैथोलॉजी, उसकी साइकोलॉजी के ऊपर तो बच्चे पे जब तक आप काम नहीं करेंगे, वो क्या कंट्री को लीड करेगा. सर यहीं से तो, यही प्राइमरी स्कूल के बच्चे ही तो आगे चल के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सिविल सर्विसेज और पूरे देश का भार संभालेंगे. तो लोगों को समझ नहीं आता, प्रॉब्लली बिकॉज आई हैव बीन अ टीचर फॉर लास्ट 32 ईयर्स. मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, हर एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं एज अ टीचर आई फील दैट वे. एंड सबसे बड़ा, मैं खुद एविडेंस हूँ इस चीज़ का, क्योंकि मुझे चौथी कक्षा में एक मिसेस विलियम्स एक टीचर मिली थी. उन्होंने जो मुझे सिखाया, मैं आज इसलिए आपके सामने बैठा हूँ. मेरी नानी थी, झाजी थी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उन्होंने जो हमें संस्कार दिया और जो भी हमें मिला वो 8वीं कक्षा से पहले मिला. उसके बाद तो हमने सिर्फ सिलेबस पढ़े हैं. मतलब अगर आप देखें तो पीपल बाबा का जो टोटल बीइंग है, आई थिंक वो पूरा का पूरा मोल्ड पे जो उतरा था, वो आई टोटली एग्री के, मतलब मैं अपने आप को जानता हूँ जहाँ तक, वो 8वीं कक्षा से पहले था. आज मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ, ये सब बातें हमारी नानी की गोद में बैठ के, पेड़ों के नीचे, पीपल महाराज के नीचे, या हमारी टीचर मिसेस विलियम्स जो थी, उन्होंने हमें जो सिखाया, ये टीचर्स आर एवरीथिंग. टीचर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, यही आपके, वो 8वीं कक्षा से पहले बच्चे को पकड़ लोगे तो पकड़ लोगे, उसके बाद में वो हाथ आएगा आपके कभी. एंड अब मैं बढ़ना चाहूँगा उन चीज़ों के ऊपर जो भी रिसेंटली हुई. फ्लड्स आए, पहाड़ों में भी आए, एंड पंजाब रीजन में भी आए, जिसकी वजह से जो खेती वाली ज़मीन थी खास करके, वहाँ पर काफ़ी रेत जमा हो गया. तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वॉज दिस अ नेचुरल डिजास्टर रियली इन पंजाब स्पेशली, या फिर मैन मेड हुआ ये? नहीं, पंजाब में तो बिल्कुल, पंजाब में क्या, हिमाचल और उत्तराखंड में तो इंक्रोचमेंट के कारण हुआ. ठीक है, वो तो सब जानते हैं, है ना. आई डोंट वांट टू डेवलप ऑन दैट. पंजाब की भी बात कर लेते हैं. भाई आपने पंजाब की मिट्टी में, पंजाब का मतलब क्या है, 5 दरिया था, 5 दरिया, ठीक है. तो 5 बड़ी बड़ी नदियां बहा करती थी वहाँ पंजाब में से. ये तो 1966 में जब उसका बंटवारा हुआ तो वो हरियाणा बना, हिमाचल बना, पंजाब बना. 1966 आई रिमेंबर बिकॉज आई वाज बोर्न इन दैट ईयर. मैं चंडीगढ़ में 1966 में पैदा हुआ था. दैट इज़ व्हेन चंडीगढ़ बिकेम द कैपिटल ऑल्सो, है ना, ऑफ हरियाणा एंड पंजाब. तो पंजाब में सर जो हुआ है, इट इज़ द सॉइल पोरोसिटी. पानी आया, पानी अंदर नहीं गया. दिस वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर पंजाब कि उस पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता. आपका ग्राउंड वाटर कितना अच्छा हो जाता. लेकिन जब पानी आया, है ना, तो ठीक है,
फ्लड इसके हम इतनी साइट्स चलाते हैं, इतनी प्लांटेशन साइट चलाते हैं हिंडन के आसपास, आ जाता है 10-20 दिन के लिए पानी आ जाता है, या 2 दिन के लिए आ जाता है, 4 दिन के लिए आ जाता है, बट इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ मिनरल्स, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द सॉइल, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एलुवियल सॉइल, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ, जैसे अभी आपने बोला कि रेत भर गई पूरी, इट इज़ अ ब्लेसिंग, इट इज़ अ ब्लेसिंग। मुझे कोई वो ज़मीनें दे दे, मैं तो उसमें से सोना उगा लूँ, है ना। तो हुआ क्या, आपने डाला केमिकल, आपने डाला वहाँ, तो हो क्या रहा था, जैसे जैसे पानी सूख रहा है, आप ध्यान से अगर पिक्चर्स देखें, क्योंकि हमारे तो बहुत सारे काम चल रहे हैं, तो पंजाब में वॉलंटियर्स भेजते हैं, पूरी ज़मीन सफ़ेद हो गई है। तो लोग कहें ये सफ़ेद कैसे हो गई है, सफ़ेद इसलिए हुई है क्योंकि आपका 4-4, 3-3 फुट तक जितना केमिकल था वो सारा ऊपर आ गया। वो जैसे होता है ना, कॉस्टिक सोडा होता है जी, तेज़ाब होता है पूरा, वो नीचे से निकल के, अरे ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पंजाब के लिए। मतलब मैं इस तरह से नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को नुकसान हुआ, लोगों की मौतें, उसके बाद मैं सिर्फ एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ से कह रहा हूँ कि दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि भैया केमिकल मत डालो, अब आप नेचुरल फार्मिंग में आइए। अब जो ज़मीन है जैसी है उसको ट्रैक्टर मत बाओ, उसके अंदर पिट्स करो, उसके अंदर जो आपको लगाना है लगाओ, वो सोना उगलेगी, वो सोना उगलेगी। हमारे को कोई भी फ्लड प्लेन की जिसके ऊपर 15 दिन 20 दिन पानी रहा होता है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, अगर गवर्नमेंट कहती है यहाँ पर इंक्रोचमेंट ना हो जाए, आप लोग प्लांटेशन कर लो, एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम कर लो, वी इमीडिएटली take that land because that is the best land, that is the best land। क्यों? water has blessed it, the alluvial soils have blessed it, जो sediment आया blessing है, और sediment के अंदर सर सारा आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो पहाड़ों से, रॉक्स की वेदरिंग से, जो मिनरल्स हैं जो आपको नॉर्मल वे से नहीं मिलेंगे। इट इज़ अ ब्लेसिंग। लेकिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं इस बात करते ना, तो लोग आपको तो ब्लेसिंग करी जा रहे हो, वहाँ पर लोगों का नुकसान हो गया, वहाँ पर ये हो गया, वो हो गया, है ना। तो मैं उस चीज़ को बैलेंस आउट करके बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं नहीं मानता ये नुकसान है। ये नुकसान नहीं है, ये एक तो इट्स अ पिंच, इट्स अ चेतावनी है, एक तो मतलब प्रकृति ने आपके ऊपर कृपा की है कि देखो तुम केमिकल फार्मिंग जो कर रहे हो इसका। अच्छा, मेरे को तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन की केमिकल फार्मिंग का गणित ही नहीं समझा। वैसे मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, कभी भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन 2+2 4 तो आता है जी, है ना। तो आप इनपुट कॉस्ट को तो देखते ही नहीं, आप सिर्फ आउटपुट कॉस्ट देखते हो। एक नेचुरल फार्मिंग में जो प्राकृतिक फार्मिंग होती है उसमें आपके ट्रैक्टर की ब्याही नहीं होती, आपका पता चला जी पंजाब नेशनल बैंक का आपके लोन चल रहे हैं, आपकी EMI चल रही है, आपने सीड के लिए भी लोन उठाया हुआ है, आपने पेस्टिसाइड के लिए भी उठाया हुआ है, आपने वीडीसाइड के लिए भी उठाया, आपने यूरिया के लिए भी, NP के लिए भी। आप लाइनों में जाके वहाँ झगड़े नहीं कर रहे कि जी हमें सब्सिडी में हमको खाद मिलेगी। जो नेचुरल फार्मिंग थी, हमने तो खुद, हमारे दादाजी, नाना जी, नानी, ना दादी, हमने तो देखी है, दे वो वेरी वेरी प्रॉस्परस फार्मर्स, वेरी वेरी प्रॉस्परस फार्मर। हमने तो नहीं उनको कभी देखा बोरियां खरीद के खेत में डालते हुए। वो तो सब जो गाय भैंस का जो गोबर होता था उसी को थोड़ा महीना सड़ा के उसको धूप में, और उसी का चूरा करके वो डाल देते थे। जो तूड़ी का वो उसको मल्चिंग में यूज़ करते थे। पराली हमारी तो 100% यूज़ होती थी। ठीक है, तो जो पॉसिबिलिटीज़ है, सो हमने क्या देखा, आउटपुट। हम क्या देख रहे हैं कि अगर नेचुरल फार्मिंग में 100 रुपये की कमाई होती तो इसमें आपकी 122 रुपये होगी, 125 रुपये का। अरे भैया 125 रुपये के चक्कर में आपने वो जो 75 रुपये के जो EMIs लिए हुए हैं, लोन्स लिए हुए हैं, आप जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड डाल रहे हो, और वो सीड जो है उसमें से बीज नहीं निकलता। फिर आप बीज अगले साल 60,000 रुपये का पर हेक्टेयर के हिसाब से फिर खरीदते हो। फिर उसमें आपको इसी टाइप का पेस्टिसाइड चाहिए, इसी टाइप की दवाई चाहिए। मैं तो अपने किसान भाइयों को यही कहता हूँ। वो कहते हैं अरे जी आपको पता नहीं है, उसमें तो सिर्फ 100 आया, हमारे तो देखो 140 का टन का ये आया। मैं कहा ठीक है चौधरी साहब, चचा, सरदार जी, ठीक है, मेरे नाम बैठो, तुसी बैठो हैं, एक लो पेपर, एक लो पेन। पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड डेबिट क्रेडिट। एक लाइन ब्याओ, उसमें लिखो कि इनपुट कॉस्ट क्या है।
आप इनपुट कॉस्ट तो कंसिडर ही नहीं कर रहे, आप तो एक ही चीज़ लेके बैठे हुए कि हाँ जी इतना आउटपुट आया। अरे उस आउटपुट का कॉस्ट क्या है वो भी तो देखो। तो अल्टीमेटली आपको ये पता चलेगा, अगर आप रियल मैथमेटिक्स देखो, रियल अरेथमेटिक, रियल उसका बही खाता आप देखो, तो जो नेचुरल फार्मिंग कर रहा है उसका एक तो स्ट्रेस नहीं है जी। एक तो उसको अच्छा खाना मिला, प्योर खाना मिला, सॉइल कंजर्व हुई, सॉइल उसकी ख़राब नहीं हुई, है ना। सो ये जो चीज़ें हैं ये तो सरकार को जाके एग्रीकल्चर ऑफिसर्स को, साइंटिस्ट को, इतनी बड़ी 40 इतनी बड़ी बड़ी वर्ल्ड क्लास आप यूनिवर्सिटी चला रहे हो, तो वहाँ बैठ के पीएचडी और पेपर और सेमिनार और जर्नल्स निकालने का क्या फ़ायदा जब तक किसान तक वो रिसर्च पहुँचेगी नहीं। आप किसान को तो जाके बताओ ना कि बेटा आप मत करो, ये पराली जो है ये ऐसे हो सकती है। अरे हम चांद पे पहुँच गए, ब्रह्मोस हमने बना लिया, दुनिया की हम सबसे बड़ी पावर बनने जा रहे हैं, एक पराली नहीं आपसे उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे हो कि पराली इधर से इधर कर दे। क्या आई डोंट बाय दिस, आई डोंट बाय दिस। और इस वक्त पंजाब में ठीक है, मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर किसी को सेंटिमेंट हर्ट हो, आजकल हर्ट बड़ी जल्दी हो जाते हैं ना लोग, कि भाई पानी आ गया आपको तो ये पड़ी हुई है, नेचुरल फार्मिंग की पड़ी है। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं भैया ये एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुधर जाओ, सुधर जाओ। नो केमिकल्स, नो केमिकल्स, नो केमिकल्स, एंड गो डू फार्मिंग द वे पंजाब, हरियाणा, हमारा नॉर्थ इंडिया, द वे वी यूज टू फार्म 30, 35, 40 ईयर्स अगो। बस इतना ही करना है, वो तो सबको ही आता है, वो करो। आप तो लिटरली मार्केट के हाथ बिक गए हो, लिटरली बिक गए हो। थोड़ा सा तो दिमाग अपना इस्तेमाल करो, थोड़ा सा बैठ के सांस लो, सोचो कि कर क्या रहे हो, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत चलो आपने 10-20% ज़्यादा कमा भी लिया, जाके आप डोनेशन देते हो डॉक्टरों को, हैं आप 140 प्रकार के आपके कैंसर आ गए, आपका डायबिटीज़ आ रहा है, आपका ग्लूटेन एलर्जी आ रही है, आपका लैक्टोज इंटॉलरेंस आ रहा है, आपके गट फीलिंग, गट का वो पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी बीमारियां। मैं तो अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं गंगाराम हॉस्पिटल में कुछ हफ्ते के लिए एडमिटेड था, मैं तो बीमारियों के नाम सुन के हैरान था। मैं तो सोचता था प्लांट स्पीसीज़ के नाम याद करने में ज़रा मुश्किल होते हैं, या तितलियों के नाम मुश्किल होते हैं, या बीटल्स के नाम मुश्किल होते हैं, सांपों के नाम मुश्किल होते हैं। यहाँ तो भैया यहाँ तो डिजीज़ के नाम ही इतने मुश्किल हो गए, वही नहीं, वो मुँह में ही नहीं आते। कर क्या रहे हैं हम लोग, कर क्या रहे हैं? 70 साल के लिए ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं, 25,000 दिन हमारे पास टोटल होते हैं। अगर आप 75 साल की भी ज़िंदगी अपनी शेल्फ लाइफ ले लो, कर क्या रहे हैं हम लोग? अपने आप को बर्बाद, एक होता है दूसरे को बेवकूफ़ बनाना, एक होता है अपने आप को बेवकूफ़ बनाना। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। सिंपल है, भगवान ने इतना प्यारा धरती बनाई, इतना प्यारा गोला बनाया, ठीक है, और बना के कहा जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। तेरे को हिमालय भी दे दे, तेरे को डेजर्ट भी दे दिया, तेरे को मौसम भी दे दिया, तेरे को गर्मी दे दी, सर्दी दे दी, बारिश दे दी, तेरे को नदियाँ दे दी, तेरे को पहाड़ दे दिए, तेरे को झरने दे दिए, तेरे को तालाब दे दिए, तेरे को कुएँ दे दिए, तेरे को मिट्टी दे दी, तेरे को सब कुछ प्योर मैंने दे दिया। जा जी ले, आराम से जी, 70-75 साल तू अपना जी ले, है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो पूरा खुरापात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जून बर्बाद कर रहे हैं, हम अपने डीएनए को ख़राब कर रहे हैं। आज के आप एनवायरनमेंट की ही बात करते हैं, मतलब हमें इतनी दिक्कत होती है रिक्रूटमेंट में, एचआर में, हमको इतनी मुश्किल होती है राइट टाइप ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स ढूंढने में जो पढ़े लिखे हैं, जो साइंस पढ़े हुए हैं, क्योंकि वो फील्ड पे जाके कोई खड़ा ही नहीं होना चाहता। चक्कर आ जाते हैं, 20 मिनट में चक्कर आ जाते हैं। आज के, अब मैं 60 का होने वाला हूँ, मुझे आप फावड़ा दीजिए, मैं 150 खड्डे खोद सकता हूँ 8 घंटे के अंदर, मैं अभी भी कर सकता हूँ। लेकिन किसी बच्चे को देखें वो एक तो फावड़ा ही नहीं उठा पाएगा, वो कहेगा अंकल जी ये तो बड़ा भारा है। फिर उसके बाद वो कहेगा कि जी 20 मिनट बाद कहेगा कि मेरे को ग्लूकॉन डी चाहिए, मेरे को टैंक चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे कोक दे दो, मुझे पेप्सी दे दो। मैं तू जा यार, तू रहने दो। मैं तो कल भी किसी यूनिवर्सिटी में था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में था, मैंने ओपनली ऑडिटोरियम में कहा, मैं कहा जो बच्चा धूप में खड़े होने को रेडी है, फिजिकली फिट है, यू कम, मंडे को मैं सबको अपॉइंटमेंट लेटर्स दूंगा।
I need about 600-700 officers on the thing. We have only 320 employees. But हमें जो bench strength चाहिए, हमें 1200 लोगों की चाहिए, जो given the kind of land we have. We have about 2,70,000 hectares of land that we are ecologically हम restore कर रहे हैं उसको. तो उसके लिए मुझे 1200 officers चाहिए. सर मिल नहीं रहा कोई. PhD है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, सब कुछ है, लेकिन 1 घंटा धूप में नहीं खड़ा हो सकता. जी स्किन एलर्जी हो गई, मेरे रैशेज आ गए, मेरे को लाल हो गया, मेरा पीला हो गया, मुझे खुजली हो रही है, मुझे ये हो रहा है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को वर्टिगो हो रहा है. भाई साहब, नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस थिंग. कहने को मजाक है अभिषेक जी, हम वेयर आर वी हेडिंग टू? वेयर आर वी हेडिंग? व्हाट दिस नेशन. आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, कहीं भी जाओ, आप यू जस्ट स्टेप आउट ऑफ द कंट्री. मैं सब कॉन्टिनेंट की नहीं बात कर रहा. यू कैन फिट पीपल, दे आर फिट पीपल. हम तो स्पोर्ट्स के नाम पे सिर्फ एक IPL देखते हैं. स्पोर्ट्स के नाम पे हो क्या रहा है? कबड्डी का IPL हो रहा है, उसका IPL हो रहा है, क्रिकेट का IPL हो रहा है. हम सोचते हैं हम स्पोर्टिंग नेशन हैं. सर स्पोर्टिंग नेशन का मतलब ये नहीं होता. हरियाणा पंजाब में तो चलो फिर भी स्पोर्ट्समैन है, बाकियों में तो चलो महाराष्ट्र में कबड्डी हो जाती है, थोड़ा बॉडी बिल्डिंग हो जाती है. बाकियों में तो मैं देखता हूँ हम तो जो स्पोर्ट्समैन हैं हम उनको कोटे में देना चाहते हैं कि आओ हमारे साथ काम करो जंगलों में. वो फिर पता चलता है नहीं वो तो सिर्फ जिम में ही हैं. वो तो तेल लगा के अपना मसल चमका के फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं. एक्चुअली दम नहीं है. वो जाके धूप पे खड़ा होगा, वो पिघल जाता है. वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे चमक रहा है. हाँ, वो तो पोस्ट में ही चमक रहा है. वो तो वो पसीने की चमक असली चमक होती है ना. बिल्कुल, है ना. तो ये जो चीज़ें हैं कमज़ोर हो रहे हैं. मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हमारा DNA बहुत कमज़ोर होता जा रहा है. वी जस्ट डोंट हैव. हम रफ एंड टफ बच्चों को पैदा ही नहीं कर रहे. पैदा तो कर रहे हैं लेकिन परवरिश वैसी नहीं हो रही है. समथिंग इज़ रॉन्ग. समथिंग क्या, लॉट ऑफ थिंग्स आर रॉन्ग. फिर मैं कह रहा हूँ प्राइमरी एजुकेशन. एंड सर मैं बात करना चाहूँगा पंजाब के साथ साथ हिमाचल की भी. हिमाचल में क्या होता है कि ऑलमोस्ट 5-6 सालों से हम देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड होते हैं. जब भी बारिश आती है, पीक मानसून आता है, तो हाईवेज जितने होते हैं बढ़िया बने होते हैं, जो चमक रहे होते हैं समर्स में, विंटर्स में, वो सब टूट रहे होते हैं. तो टैक्स मनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होता है. परमानेंट सोल्यूशन इसका क्यों नहीं निकल पा रहा अभी तक? हम क्योंकि अगेन एजुकेशन. भाई अगर एजुकेटेड बंदा होगा, अगर चलो मैं कहता हूँ, सपोज मैं कंसिडर करता हूँ मैं एजुकेटेड हूँ जी, भाई मैं तो बहुत सोच समझ के वोट डालूंगा ना. अगर कोई व्यक्ति मेरे हवा, पानी, मिट्टी और पेड़ पौधों को नुकसान और उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता, मैं उसको क्यों वोट दूंगा? व्हाई विल आई वोट फॉर हिम? मैं अपनी मौत खुद बुला रहा हूँ, मैं क्यों बुलाऊं? मैं बर्बादी, अपने स्टेट की बर्बादी, अपने ज़िले की बर्बादी, अपने डिस्ट्रिक्ट की बर्बादी, अपनी नदियों की बर्बादी, अपने पहाड़ों की बर्बादी मैं क्यों करूँगा? मैं तो वही करूँगा ना जो मेरे देश के लिए हित में है, मेरे देश के लिए अच्छा है. आई नीड अ पढ़ा लिखा बंदा जो ऊपर हमारी बात सुने, जो अरे अंग्रेजी नहीं आते भड़ में जाए, वो कम से कम हिंदी तो आए उसको तो समझ ही नहीं आ रहा. वो तो एक सेंटेंस ठीक से लिख भी नहीं पा रहे. ऐसे बंदों को हमने ऊपर बिठा दिया. आई एम बीइंग हार्श अबाउट इट, बट दिस इज द रियलिटी. बिकॉज वी डील विद दीज पीपल ना. सो हम फील्ड पे काम करते हैं तो वी डील विद दीज पीपल ऑल. उनको पता ही नहीं है सर, उनको पता ही नहीं है. उनको तो ये तक नहीं पता गंगा जी कहाँ से निकलती हैं, कितनी लेंथ है उनकी. यमुना जी कहाँ से निकलती, अरे यमुना जी निकलती हैं वो तो वहाँ अरे भाई यमुना जी इज़ वन ऑफ द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा. वो यमुना जी इलाहाबाद में, वहाँ प्रयागराज में संगम में जाके विलीन हो जाती हैं उसमें. तो उनको नहीं पता है. इंडो गैंजेटिक प्लेन नहीं पता उनको, सिल्ट नहीं पता उनको, एलुवियल सॉइल नहीं पता उनको, इंडो गैंजेटिक प्लेन का दोआब एरिया क्या होता है उनको, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी टू अंडरस्टैंड. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी आर इलेक्टिंग. ओके, सो यहाँ मैं ये कहूँगा, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, मेरी हिमाचलियों से, उत्तराखंडियों से एक ही अपील है, सब आपके हाथ में है. सब आपके हाथ में. आप चूज करो ना. आप यू वोट फॉर द राइट पीपल, दे विल डू द राइट थिंग्स फॉर यू. सिंपल. यू वोट फॉर द राइट पीपल, दे विल डू द राइट थिंग्स फॉर यू.
अगर आप ऐसे व्यक्ति को बिठा रहे हो जिसका कोई लेना देना ही नहीं है आपकी वेलफेयर से, तो वो क्यों करेगा भाई? तो ही इज़ नॉट रॉन्ग, द पॉलिटिशियन इज़ नॉट रॉन्ग। हम गलत हैं, हम गलत हैं उस मामले में कि हम अपनी वोट जो है उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते। एंड आखिरी बात कहूँगा जी, जैसे वर्ल्ड ओवर होता है, जर्मनी में ग्रीन पार्टीज़ हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में ग्रीन पार्टीज़ हैं, न्यूजीलैंड में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। आप वहाँ पे जब तक एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर ठीक से बोलते नहीं हैं, आपको वोट मिलेगी ही नहीं। टिल द टाइम वी कनेक्ट इलेक्शंस टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम कभी नहीं सॉल्व होगी। एंड पर्यावरण को इलेक्शन का मुद्दा बनाइए, इलेक्शन का मुद्दा बनाइए। आप इलेक्शन का मुद्दा बनाओ, जो पॉपुलर डिमांड लोगों की होगी वही तो पॉपुलर पॉलिसी बनेगी ना। बिल्कुल। हाउ नो पॉलिटिशियन विल डेयर टू गो अगेंस्ट द पब्लिक, है ना। सो सिंपल है। आपको एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को, मैं ये कहूँगा सनातन के जो 4 चीज़ें हैं, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पर्यावरण, मतलब पर्यावरण, इसको आप इलेक्शन से जोड़िए। सिंपल, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, मुझे लगता है आप खाने पीने के शौकीन हैं। मैं बहुत ज़्यादा, राइट। तो मुझे बताइए कि आपके हिसाब से पूरे इंडिया में सबसे अंडररेटेड कुजीन कहाँ का है? अंडररेटेड कुजीन जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, लोग समझते हैं कि यहाँ का खाना इतना कुछ खास नहीं होगा। आई डोंट नो, मैं एक्चुअली फादर आर्मी में थे, इतनी जगह मैं रहा हूँ, मेरे को तो मेरे को तो महाराष्ट्र का जो नाश्ता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुजरात महाराष्ट्र का जो नाश्ता है, क्या क्या चीज़ें? नहीं, वो चाहे आप वड़ा पाव ले लीजिए, आप मिसल पाव ले लीजिए, आपका साबूदाना खिचड़ी है, आपका पोहा है। वो पोहा नॉर्थ में बन ही नहीं सकता सर, जो पूना में बनता है, बॉम्बे में बनता है, जो महाराष्ट्र में बनता है, जो मिसल पाव वहाँ बनता है। यहाँ पर 1-2 लोगों ने कोशिश की, पता नहीं क्या बना दिया था वो। तो और ये तो मैं स्ट्रिक्टली सबको बोलता हूँ कि भाई साहब, अगर डोसा साउथ का है तो साउथ में ही रहने दो, उसको पंजाब में तंदूरी डोसा विद पनीर विद मटर मत बनाओ। आप डोसे की टांग तोड़ देते हो। आजकल बहुत चल रहा है वो, हर चीज़ पे चीज़ डाल देते हैं। हाँ, चीज़ डाल देते हैं, है ना। वो चीज़ ही खराब हो जाती है, मतलब वो पूरा आइटम ही खराब हो जाता है। सो आई थिंक जो नेटिव जो चीज़ें हैं, जो वहाँ के एरिया की हैं, और क्योंकि वो हज़ारों साल से एवोल्यूशनरी कुजीन ने भी, फूड हैबिट्स ने भी, टेस्ट ने भी उसको पॉलिश किया है ना। अब लखनऊ में जाके आप कहो मांगो साबूदाना खिचड़ी, और लखनऊ में जाके अरे वहाँ मुगलई है भाई, तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं आप उसको रिस्पेक्ट कीजिए। जो जहाँ का कुजीन है वहाँ का रिस्पेक्ट कीजिए। हिमाचल जाते हैं लोग, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, वो शिमला जाके छोला भटूरा मांगते हैं, और भाई हिमाचली कुल्लू थाली है, आप वो खाओ ना। उत्तराखंडी थालियाँ, कुमाऊनी थाली अलग होती है, गढ़वाली थाली अलग होती है, आप वो लीजिए ना। हिमाचल कितनी सारी धाम है, कितने अच्छी हैं, कितनी प्यारी वो चीज़ें हैं। और हर जगह का मैं मानता हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जाएं उस जगह की फूड को रिस्पेक्ट कीजिए, और तभी आपका एक्सपोजर भी बढ़ेगा, नॉलेज भी बढ़ेगी, एजुकेशन होगी। दिस इज़ एजुकेशन, ट्रैवलिंग इज़ एजुकेशन। सो आप वहाँ का खाना खाइए, अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, डजंट मैटर। लेकिन 4 दिन क्या फ़र्क पड़ता है, 4 दिन की बात है, खा के आओ, अच्छा लगेगा। यू विल हैव अ गुड फीलिंग व्हेन यू कम बैक होम। अगर सपोज़ आप दिल्ली से गए हैं, पहाड़ों में घूम के आए हैं, और आपने वहाँ का खाना खाया, आपको अच्छा लगेगा, यार मैं गया था, मैं वहाँ का जीवन जिया, वहाँ के लोगों के साथ रहा। यहाँ से जाके आप 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो, अरे वहाँ पर जो उनके गेस्ट हाउसेस होते हैं, गेस्ट हाउस क्या, जो गांव में उनके बने होते हैं, एयरबीएनबी बने होते हैं, यहाँ वो है, उनके साथ रहो ना, वहाँ के लोगों के साथ रहो। मैं तो कभी भी बाहर जाता हूँ, कभी भी पहाड़ों में जाता हूँ, मैं उन लोगों के साथ रहता हूँ, so that you get to know their culture। कितना कुछ सीखने को मिलता है अभिषेक, कितना कुछ सीखने को मिलता है। हमें 48 साल हो गए, पूरी हिंदुस्तान की टोपोग्राफी छान मारी, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि गांव में कितना कुछ सीखने को मिलता है।
आज भी मैं जाता हूँ तो ऐसा लगता है यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। और ये जो चीज़ है ना, इधर की चीज़ उधर करनी है, उधर करनी है, ठीक है ग्लोबल ट्रेड टैरिफ और ये वो एक्सपोर्ट करो इम्पोर्ट करो, लेकिन कल्चर को ना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में मत लाओ, कुजीन को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे मत लाओ। वो ठीक है मोनेटाइज कर लोगे उसको 2-4 रेस्टोरेंट खोल के, लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वहाँ का हवा, वहाँ का पानी, एवरीथिंग मैटर्स उस कुजीन में। तो पूरा वास्तु डिपेंड करता है। तो आप जिस शहर में जाएं, जो उस शहर की खास चीज़ हो ना वही खाओ। हाँ, कुछ कॉमन चीज़ें हैं जैसे गोलगप्पे हैं जी। आप पटियाला चाहें तो वो 7 टाइप का पानी देते हैं, ठीक है। अम्बाला जाइए वहाँ 4 टाइप का पानी होता है जी। वो यूनिक होता है। हींग वाला पानी होगा, जीरे वाला पानी होगा, इमली वाला पानी होगा। मुझे गोलगप्पों का बहुत शौक है। आजकल तो फ्लेवर भी आ गया, गुआवा, पाइनएप्पल। हाँ वो है, हाँ ठीक है। तो इट्स ओके, लेकिन जो वहाँ की स्पेशलिटी है जी। मैं मुजफ्फरनगर जाता हूँ तो वहाँ चांदबली के वो दही बल्ले और वहाँ की जो पापड़ी है, वहाँ का जो वो चीज़ है, मैं वहीं जाके खाता हूँ। क्यों? क्योंकि वही 100 साल पुरानी दुकान है। तो वहाँ जाके जो है ना, अब पता चला जी जैन चिकन जी और ये वो छोटी मोटी चीज़ें अब तो पता नहीं हज़ारों में खुल गई हैं। आप वहाँ जाके कर रहे हो, जो पिछले मंगलवार जो कॉलेज बीटेक करके लड़का निकला है वो टिक्की बनाने की शुरू कर रहा है, तो भाई साहब वो तो फिर बीटेक वाली टिक्की बनेगी ना, है ना। उसमें वो बात नहीं होगी 100 साल पुराने वाली हो दुकान ही नहीं में। सकती। वो जो लाला जी बैठ के गुप्ता जी वो जो 100 साल की चीज़ बना रहे हैं, वो तो उसका जायका ही अलग होगा, उसका फ्लेवर अलग होगा। वो जो उंगली से यूँ चुन के फिर वो जो नमक डालते हैं वो करते हैं, तो वो चीज़ अलग है। तो दिस इज़ व्हाट मैं यंगस्टर्स को भी बोलता हूँ कि जो जिस चीज़ का है उसको अप्रिशिएट करना सीखो। सर दिस इज़ एजुकेशन, दिस इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन। आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि आप हिमाचल में जाके बुक्स लिखते हैं, अपने जर्नल्स लिखते हैं, है ना। हाँ। ऐसी क्या खास जगह है वो जहाँ पर आपको सुकून मिलता है, पीपल बाबा को सुकून मिलता है? उस जगह के बारे में बताइए, क्या है वो जगह, कहाँ है वो जगह और क्यों खास है? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। ओके, ठीक है, मेरी बेटी वहाँ 4 साल पढ़ी है जी। हम लोग वहाँ रहे हैं, ठीक है। और वो सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में पढ़ती थी। और फिर मेरी एक बहुत ही प्यारी जगह जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है वो मसूरी लैंडोर है, क्योंकि मैं कैमरन हॉल में 3 साल पढ़ा हूँ देहरादून में। सो मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। हिमाचल बहुत ही सुंदर है, हिमाचल उत्तराखंड दोनों ही, है ना। पहाड़ देखो सुंदर ही होता है, बिल्कुल बिल्कुल, पहाड़ सुंदर ही मेरे भी होता है। फेवरेट है। ये पहाड़ होता है, हिमालय होता है। वो तो इंसान ने उसको हिमाचल और उत्तराखंड बना दिया, इंसान ने उसको गढ़वाल और कुमाऊं बना दिया, इंसान ने टूरिस्ट सर्किट्स बना दिए। प्रकृति ने कुछ नहीं किया। प्रकृति ने तो वही पहाड़, वही नदियाँ, वही बर्फ़, वही हवा, वही प्यारा प्यारा था। सो कहीं भी मेरे लिए वो प्यारी जगह है जहाँ लोग कम है, जहाँ पर लोगों का आवाजाही कम है, जहाँ थोड़ा पीस है, जहाँ गाँव का माहौल है, जहाँ पे मैं आराम से बैठ सकता हूँ, जहाँ मेरी प्राइवेसी है, जहाँ मेरे को स्पेस मिलती है, जहाँ मैं आराम से सांस ले सकता हूँ। एंड आई प्रेफर प्लेसेस जहाँ इंटरनेट ना हो। एंड सबसे सुकून तो बहुत ही अच्छा लगेगा अगर वहाँ मोबाइल का सिग्नल ना आता हो, फिर तो बिल्कुल ही बेस्ट हो जाता जन्नत है। फिर तो वो जन्नत है। अगर 4 दिन भी आपको मिल गए तो आप बहुत कुछ प्यारा प्यारा लिख कर आ सकते हैं वहाँ पर, है ना। सो प्रकृति के साथ कनेक्ट होना, वो फ्रीक्वेंसी, वो जो चीज़ें हैं वो तभी होती हैं, नहीं तो ये तो सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। सो आई थिंक पहाड़ों में तो कोई भी जगह अच्छी है जहाँ लोग कम हैं और कंस्ट्रक्शन कम है। ठीक है, हम इंसान हैं, हमें भी घर चाहिए रहने को, लेकिन क्राउड ना हो, जहाँ ट्रैफिक कम हो, लोग कम हो, क्राउड्स कम हो। सो आई अवॉइड टूरिस्ट प्लेसेस, लेकिन कोई भी ऐसी जगह हो वो मुझे अच्छी लगती है। और पानी हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर झरना हो, कोई नदी हो आसपास, जहाँ जाके आप बोल्डर्स पे बैठ सकते हैं, वो कर सकते हैं। मुझे चंडीगढ़ बहुत अच्छा लगता है, मेरी पैदाइश है वहाँ की। मेरे को सुखना लेक जो है मेरी वन टाइम मतलब ऑल टाइम फेवरेट है, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी अनकॉन्शियस में भी यादें हैं, क्योंकि नानी के साथ बैठ के वहाँ पर एक 150 साल पुराना पीपल का पेड़ है, उनकी गोदी में हम बैठा करते थे। तो जब पैदा हुए, हम PGI की पैदाइश हैं, तो वहाँ पे
सो सुखना लेक मेरे लिए बहुत बहुत आई डोंट थिंक सो कि चंडीगढ़ वालों को भी पता है कि वो कितने ब्लेस्ड हैं कि उनके पास एक रोज़ गार्डन है, बोगनविला पार्क है, जैपनीज़ पार्क है, रॉक गार्डन है, उनके पास सुखना लेक है, उनके पास वो जो ग्रीन्स हैं, आपके पास 40% ग्रीन्स हैं, आपके पास इतनी प्यारी प्यारी सड़कें हैं, यू नो। और आई थिंक चंडीगढ़ इज़ अ ब्लेस्ड सिटी, इट्स अ ब्लेस्ड सिटी। अगर मेरे को उत्तराखंड और हिमाचल में मैं ना जा पाऊँ तो मैं कई बार चंडीगढ़ ही जाके वहाँ सेक्टर 26 में अपना हिमाचल टूरिज़्म में वहीं पर ही एक कमरा बुक करके मैं 3-3, 4-4 दिन रहा हूँ। और ठीक है, शाम को वॉक्स पे चले गए, अपना लिख लिया, कर लिया, जो भी प्लान भी करना होता है। एफॉरेस्टेशन वर्क में भी, वाइल्ड लाइफ में भी जो प्लानिंग होती है, आपको थोड़ा लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी आप टीम को समझाओगे ना। Certainly. हाँ, तो यू नीड टू हैव सम पॉइंटर्स विद यू। तो आई थिंक चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, दिस इज़ ब्यूटीफुल। ऐसे तो देखा जाए मेरे को जम्मू कश्मीर बहुत अच्छा लगता है। जम्मू में रजौरी एरिया है, पूंछ है, मैंने आर्मी के लिए बहुत काम किया है वहाँ पे। पीर बटेश्वर है, चुंगसी है, थाना मंडी, ठंडी कसी, उरी, मांडेर, यहाँ से अखनूर, टांडा, ये सारे हम लोगों ने बहुत बहुत काम किया है इसमें। सो कश्मीर इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। वेस्टर्न घाट्स, कोंकण एरिया है। जब आपने पूछ ही लिया, गोवा इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग। गोवा में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर टूरिस्ट का तामझाम ना हो, अदरवाइज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल दिस थिंग। लेकिन मेरे को थोड़ा गोवा में गर्मी लगती है, ह्यूमिडिटी से मुझे तकलीफ होती है, तभी हिमाचल ज़्यादा पसंद आता है। इसीलिए मेरे को हिमाचल, उत्तराखंड, ये एरिया ज़्यादा पसंद आता है। देवभूमि है जी, बिल्कुल। एंड सर, एंड में ना आपकी सिंस जो नॉलेज है, एंड सबसे ज़्यादा लोग आपको प्यार करते हैं इसलिए कि भाई आपकी पेड़ों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज है। तो मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूँगा, आप वैसे आंसर दीजिएगा। क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग फ्लैट्स में रहते हैं, राइट? तो एक कल्चर आ गया इंडोर प्लांट्स वाला। कौन सा इंडोर प्लांट बेस्ट है जो कम खर्चा करवाए और ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत ना पड़े और अच्छा फ़ायदेमंद भी हो? हाँ, सेंसोवेरा, स्नेक प्लांट। ओके। सिंगोनियम भी बहुत अच्छा है, लेकिन सबका बादशाह मनी प्लांट है। ठीक है, मनी प्लांट आप मिट्टी में भी ना लगाएं। आपका जैसे एक ट्रांसपेरेंट बॉटल ले लीजिए ताकि उसमें लाइट भी आए, और उसके अंदर आप बस कुछ जड़ें डाल दीजिए मनी प्लांट की, पानी डाल दीजिए, दैट्स ऑल व्हाट इट रिक्वायर्स। मनी प्लांट मैं समझता हूँ, मनी प्लांट में भी मालूम है, पोथॉस, मनी प्लांट, इनके भी 200-400 स्पीशीज़ होती हैं अगर पूरे वर्ल्ड ओवर आप ली जाएँ। तो आई थिंक मैं मनी प्लांट को एम फॉर मनी प्लांट, एम फॉर मैजिक मैं समझता हूँ, क्योंकि कहीं कोई भी चीज़ ना चल रही हो ना, वो मनी प्लांट चल जाएगा। okay. हाँ, चाहे वो आपका किचन का सिल हो, आपका डेस्कटॉप हो, आपका ऑफिस स्पेस है, बाहर है, अंदर है, आपका बैल्कनी है, आपका रूफटॉप है, आपका ड्राइंग रूम है, आपका कहीं पर भी वो चल जाता है। एरेका पाम बहुत अच्छा चलता है। लेकिन हाँ, सिंगोनियम हुआ, स्नेक प्लांट हुआ, जैसे आपने पूछा, आपका जो ये सिंगोनियम्स हैं, सॉन्ग ऑफ इंडिया है, स्पाइडर प्लांट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। स्पाइडर प्लांट डज वेरी वेल। आजकल हमारी हर नॉर्थ इंडिया में भी, साउथ इंडिया में भी, हर कंडीशन में बहुत अच्छा है। मनी प्लांट तो है ही है। और अगर थोड़े से पैसे हैं, बढ़िया बालकनी है, सनलाइट आती है, वहाँ पर मिट्टी वाले गमले लग सकते हैं, कौन से पौधे अगेन जो सबसे कम रख रखाव मांगेंगे और बढ़िया सुंदर लगने चाहिए और खुशबूदार भी होने चाहिए थोड़े से? हाँ, तो ये तो हो गए जी, ये तो इंडोर के हो गए। चलो, ये तो हो गए। तो आपको थोड़ा सा फैलाव चाहिए, तो एरेका पाम हो गया, ठीक है। अब आप आते हैं खुशबू पे। तो खुशबू में तो मैं रेकमेंड करूँगा, जैसे रात रानी हुई, चंपा हुई, है ना, तो आप रजनीगंधा हुआ, तो ये सारे जो हैं, पर ज़िले टू ज़िले, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी डिपेंड करता है, है ना। जैसे मैं हार सिंगार बहुत लगाता हूँ। हार सिंगार मतलब परिजात हो गया, वो नाइट जैस्मिन भी बोलते हैं उसको। आप रात को उसका बहुत अच्छा, सुबह बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। सो अलग अलग हैं, और लोगों को खुशबुओं से भी मैंने देखा एलर्जी हो रही है आजकल। अब जैसे मेरा एक फेवरेट ट्री है एल्स्टोनिया, तो वो अक्टूबर में, और जैसे साल में 2 बार उसका जब होता है, तो लोग कहेंगे अरे उसके पॉलन से हमको एलर्जी हो रही है। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये जो पूरी की पूरी कहानी रची जाती है जी, कि लंटाना ख़राब है, प्रोसोपिस जूलीफोरा मतलब कि विलायती कीकर ख़राब है, ये ख़राब है, एल्स्टोनिया ख़राब है, कैलेंड्रा ख़राब है, कनेर ख़राब है, नीरियम ख़राब है, ये ख़राब है, वो सर परमात्मा ने बनाया ही नहीं होता अगर वो ख़राब होता।
ठीक है ना, हैं, तो उनके डिज़ाइन पे, उनकी एआई पे मत आप वो करो। उन्होंने जो पूरा सोर्स कोड बनाया है, इट इज़ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। सो डोंट ट्राई टू ओवर स्मार्ट, आप इतने स्मार्ट मत बनो। आप अपना डीएनए देखो सर। आपकी अगर फेफड़ों में प्रॉब्लम है तो आप पौधों को क्यों मार रहे हो? अगर आपके नाक में प्रॉब्लम है, आपके नॉस्ट्रल्स नहीं ले पा रहे, अगर आपकी इम्यूनिटी नहीं ले पा रही उस चीज़ को, तो आप चले हो, आप तो ऐसे तो पूरा जंगल ही ख़त्म कर दोगे आप। हाँ, मेरे पास कई लोग आते हैं, फ़ोन आते हैं, अरे सर हमारे को ना इससे एलर्जी होगी, मेरे को डॉक्टर ने कहा होगा। मैंने कहा पहली बात तो वो डॉक्टर का नंबर दो मुझे। किसने तुमको बोल दिया कि इस पेड़ से ये होता है, इस पेड़ से वो होता है? नहीं जी, उसके पोलन ये है। मैं कहा तुम्हें पता भी है उसमें पोलन होता भी है, नहीं भी होता है बोगनविला में नेक्टर, अबे बोगनविला में कहाँ से नेक्टर आ जाएगा उसमें? तुम मतलब उनको पता ही नहीं है, बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे उन्होंने देख लिया, किसी को सुन लिया, यू नो, बस वो है। अच्छा, जैसे एक छोटा आपने तो बहुत सुना होगा इस चीज़ पर, नासा ने कहा है कि ये 5 पौधे लगाइए। अरे भाई, नासा वो अपने स्पेस मिशन छोड़ के आपके गमलों के बारे में रिसर्च करेगा? क्या बोल रहे हो? क्या कुछ सोच के तो बोलो हैं आप। अरे भाई, पत्ता ही परमात्मा होता है, तो कोई भी पत्ता होगा, किसी में ग्रीन कंटेंट है, किसी में क्लोरोफिल है, उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, उससे प्राण ऊर्जा मतलब ऑक्सीजन निकल रही है, बात खत्म हो गई। इट इज़ सो सिंपल, सो सिंपल। कोई भी चीज़ हरी है। मैं तो लोगों को सर यहाँ तक बोलता हूँ, और आपके माध्यम से आपके ऑडियंसेस को रिक्वेस्ट करूँगा, गेट ऑफ दिस थिंग ऑफ सैडल ऑफ के सुंदर सुंदर फूल होने चाहिए। ठीक है, एक साइड पे सुंदर फूल लगा लो। अब वैसे भी अक्टूबर महीना आ रहा है, जर्मिनेशन होती है ना, तो विंटर्स में फूल बड़े प्यारे प्यारे आते हैं। आप पिटूनिया लगाना शुरू कर दो, मैरीगोल्ड्स लगाना शुरू कर दो, बहुत सारे फूल हैं। लेकिन आपका जो मेन चीज़ होनी चाहिए वो सब्जी होनी चाहिए। भाई, मूली लगाओ, गाजर लगाओ, आप जो भी है, हरा धनिया लगाओ, मेथी लगाओ, पुदीना लगाइए, हरी मिर्च लगाइए, वो भी तो हरा है। और सबसे बड़ी बात, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज द ओनली इन्वेस्टमेंट विच कम्स मल्टीफोल्ड, इट कम्स बैक टू यू विद इन 100 डेज, विद इन 90 डेज। दुनिया का कोई ऐसा शेयर नहीं है कि आप अभी खरीदो और 90 दिन के अंदर वो 10 गुना, 16 गुना, 20 गुना, 40 गुना आपको दे। आप इतने से मेथरे लगाते हो मिट्टी में, और वो आपको इतना सारा, आप चाहे वो धनिया हो, चाहे पुदीना हो, चाहे हरी मिर्च के बीज आपने डाल दिए, चाहे आपने मूली, गाजर, कोई भी सब्जी आपने डाल दी, वो आपको 100 दिन में आपको मल्टी टाइम्स आपको रिटर्न देती है। आप भी खुश, आपकी कढ़ाई भी खुश, आपकी रसोई भी खुश, आपके घर वाले भी खुश, आपका शरीर भी खुश, और आपकी इन्वेस्टमेंट भी सारी वापस आ गई। ठीक है, बढ़िया रिटर्न। सब्जियों पे ध्यान दीजिए। इंडिया नीड्स टू ग्रो इट्स ओन वेजिटेबल्स। मैं मानता हूँ गेहूँ, धान, गन्ना, कपास आप नहीं कर सकते बैल्कनी में, लेकिन सर आप, अगर आपके पास सिर्फ 20 से 25 गमले भी हैं, उसमें आप पूरे अपने परिवार के लिए सब्जियां उगा सकते हो। ठीक है, जो चीज़ रह गई वो आप बाहर से ले लो। अभी मटर उगाओ ना, फ्रेंच बीन्स का मौसम आ रहा है, आप मतलब कहने को वो तो गूगल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप सब्जियां उगाइए, उसमें ग्रीनरी भी है और उसके अंदर आपको फ़ायदा भी है। ठीक है। एंड इन दी एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको एक लास्ट मैसेज देना हो जेनजीज को, बिकॉज आगे के फ्यूचर वही तय करेंगे किस तरह से इंडिया आगे बढ़ेगा, उनके लिए एक मैसेज, लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? डोंट लूज होप, डोंट थिंक के ह्यूमन मिसफॉर्चून होने वाला है क्योंकि हमने गलतियां की हैं। नेचर इंटेलिजेंस बहुत 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 डेवलप्ड है। ठीक है, उसको लगा उत्तराखंड में गड़बड़ हो रही है, उसने अपने आप ही सफाई कर दी। उसको लगा हिमाचल में गड़बड़ हो रही है, उसने अपने आप सफाई कर दी। ठीक है ना। सो NI जो है, नेचर्स इंटेलिजेंस, इज एनी डे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स की एवोल्यूशनरी साइंस है। डोंट यू वरी। ये आप सोचते हो कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स हम
भागे फिर रहे हैं लैपटॉप और फ़ोन उठा के, और हम सोचते हैं वी आर द स्मार्टेस्ट स्पीशीज़ ऑन द प्लानट. वी आर जस्ट वन ऑफ द स्पीशीज़ ऑफ 12.5 million species. So my message is, don't worry, nature will take care of us. Take care of us in both ways. जो सही लोग हैं वो सही रहेंगे, उनको नेचर नहीं तंग करेगी, लेकिन जो खुराबाती लोग हैं उनको वो बख्शेगी नहीं. ठीक है. अब चाहे आप फिलीपींस में रहें, चाहे इंडोनेशिया में रहें, चाहे फ्रांस में रहें, चाहे कहीं भी रहें, अगर आप वहाँ पे इंडस्ट्री देखो, नेचर गिव्स यू अ चांस टू डू अ फ्यू थिंग्स. आप करो. जीवन चलाने के लिए आपको लाइवलीहुड भी चाहिए, आपको थोड़े पैसे भी चाहिए, बिल्कुल. नेचर इज़ वेरी जनरस, वेरी वेरी जनरस. लेकिन जब आप ग्रीड में चले जाते हो, देन नेचर गेट्स बैक टू यू. तो ये जो हीट वेव्स आ रही हैं, जो टाइफून्स आ रहे हैं, अभी देखिए हांगकांग में सुपर टाइफून आया हुआ है, ये दिस इज़ ऑल अ इंडिकेशन. और बच्चों को मैं टीनेजर्स को, यंग एडल्ट्स को, जेन-ज़ी को ये कहना चाहूँगा, पढ़ो और थोड़ा ना बैठ के सोचो कि ये हो क्या रहा है. एंड ऑलवेज रिमेंबर, देयर इज़ अ कॉस्मिक इंटेलिजेंस एट वर्क. आप स्पीसीज एज अ स्पीसीज भी एग्जिस्ट कर रहे हो ना, तो दैट इज पार्ट ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस. And we are just one species among 12.5 million species. And please never forget, Gen Z, that every 6 minutes, one species extinct हो जाती है. What makes you think we will not be the next one? कोविड महाराज जी जब आए थे 2020 में, तो एक छोटा सा टीज़र था, है ना. सो ये जो हमारी एक एरोगेंस है कि हम होमोसेपियन हैं, हम मनुष्य जाति हैं, हम वी आर गॉड्स गिफ्ट टू नेचर, ये नहीं होना चाहिए. सो धरती जो है, अगर इंसान के होमोसेपियन डिलीट भी हो जाएंगे, धरती वैसे ही चलती रहेगी. तो ये कहना कि ये वाला काल आ जाएगा, वो आ जाएगा, कुछ नहीं आने वाला. वो सिर्फ हमारी इमेजिनेशंस हैं. प्लैनेट अभी भी सर्वाइव करेगा, मे बी फॉर 1,000,000 years, and it will do very well without the homo sapiens. ना टाइगर को फ़र्क पड़ रहा है, ना लायन को, ना एलिफेंट को, ना जैकॉल को, ना वुल्फ को, ना ब्लू व्हेल को, ना क्रोकोडाइल्स को, ना एलिगेटर्स को. कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप जिंदा हो के नहीं, है ना. सो जो हम ज़बरदस्ती के स्ट्रेस ले आए, लेबॉरेटरी में बना के हमने 700 प्रकार के बेचारे डॉगी स्पीशीज़ क्रिएट कर ली ताकि वो पर्स में फिट हो जाए, उसके ब्राउन हेयर हो जाएं, उसके वाइट हेयर हो जाएं, उसकी ऐसी आँखें हों, उसका कान खड़ा हो, उसके कान नीचे हों, उसकी टेल नीचे हो, उसकी टेल ऊपर हो. तो ये जो लेबॉरेटरी में हम करते रहते हैं, परमात्मा ने तो सिर्फ वाइल्ड डॉग्स बनाए थे. परमात्मा ने तो जो जंगल में रहने वाले बनाए थे. ठीक है, उसको हमने थोड़ा बहुत डोमेस्टिकेट कर दिया. जब हम पेड़ों से नीचे उतर के केव डिवेलपर्स बने, तो हमने थोड़ा बहुत वो है, एंड दे हैव बीन ग्रेट फ्रेंड्स टू अस. लेकिन हम ये जो चीज़ सोच रहे हैं ना कि वी create species and we can modify and we can clone and we can do stem cell research and we can do tissue culture even in agriculture. मेरे को तो बड़ा डर लगता है जब ये टिश्यू कल्चर की बातें होती हैं, स्टेम सेल. भाई साहब, म्यूटेशन कब से कब हो सकती है. तो कॉस्मिक ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, प्रकृति से पंगा मत लो, ठीक है ना. कॉस्मिक इंटेलिजेंस को मत करो. आपके पास टाइम ही कितना है, एंड व्हेन विल यू एंजॉय योर लाइफ इन ऑन द प्लैनेट ना. सबसे बड़ा तो ये है, यू हैव कम हियर इनटू अ परफेक्ट वर्ल्ड. दिस इज़ अ परफेक्ट वर्ल्ड. आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ अ परफेक्ट वर्ल्ड. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. 0.5 डिग्री ऊपर हो गया, 1 डिग्री ऊपर हो गया, 1.5 डिग्री ऊपर हो गया. आवर बॉडी इज़ ऑल्सो एडजस्टिंग सर. एवोल्यूशनरी हमारी बॉडी फिजियोलॉजी, हमारा पूरा जो सिस्टम है वो भी तो इवॉल्व हो रहा है, ठीक है ना. सो एंड यू नेवर नो. हम सोच रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन सो मेनी आइस एजेस, देयर माइट बी एन आइस एज. हम सोच रहे हैं कि सिर्फ ग्लोबल में यूनिडायरेक्शनल नेचर नहीं घूमता, नेचर के अपना तांडव होता है, राइट. सो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा मैसेज रहेगा जेन ज़ी को, अपने कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर. कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है कि धरती को नुकसान मत दो, है ना. आप डिस्पोजेबल्स को तो एक तो
डिस्पोज करो अपनी लाइफ से, है ना। अगर आप स्टील के ग्लास में कर सकते हो, कुछ ऐसा है जो रीयूज़ कर सकते हो चीज़ें, छोटे छोटे स्टेप्स करो। और सरकारों को इसमें उसमें नेगेटिविटी में बैठ के प्रोटेस्ट करना, ये करना मत करो। डोंट गेट इनटू दैट, फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू। आप छोटे छोटे बेबी एक्शंस, जो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा वो इट विल मेक द वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस। आप बेबी स्टेप्स लीजिए, आप जो कर सकते हो उस पर फोकस कीजिए। अगर आप बैल्कनी में गार्डन लगा सकते हो, दैट इज़ व्हाट रियली मैटर्स, है ना। आपको ज़रूरत नहीं है कि जाके जंगल में ही पेड़ लगाना है। हरियाली, जो ग्रीन कंटेंट है वर्ल्ड का, वो आपके गमले से भी इंक्रीज हो सकता है ना। ज़रूरी नहीं है अमेज़ॉन में ही जाके आप सैपलिंग लगा के आओगे, ऐसा नहीं होता। लोगों के दिमाग में ये बहुत सारी चीज़ें, बच्चे आते हैं तो हम उनको यही बोलते हैं, बेटा स्टार्ट घर से ही, चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना। पहले अपने घर को ग्रीन करो, फिर धीरे धीरे अपनी सीढ़ी, अपने आंगन को करो, फिर अपना गली मोहल्ले को करो, अपनी गलियों को करो, फिर अपने स्कूल को करो, अपने कॉलेज को करो, फिर अपने ऑफिस प्रेमाइसेस करो, अपना जो भी आप जहाँ काम करते हैं, धीरे धीरे। और बस आप करो और मुंह बंद। आप बोलते हो ना, आपकी एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। हमने 48 साल चुप करके काम किया। ये तो अभी सोशल मीडिया आ गया तो लोगों को सिखाने के लिए मैं बोलना शुरू किया। हमने तो 40 साल बोला ही नहीं, हमने तो फ़ोटो तक नहीं खींची, क्योंकि फ़ोटो खींचनी बड़ी महंगी होती थी। वो पहले वो फ्यूजी वो आते थे ना, तो इतने पैसे ही नहीं होते थे कि हम कैमरा ख़रीद पाएँ या वो सब। ये तो डिजिटल वर्ल्ड में आया। सो मैं सबको यही बोलूँगा कि जो आप कर सकते हो बस उतना करो, और उस करने से ही बाकी लोग देख के आप रोल मॉडल बनिए, बाकी सब आपको फॉलो करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू आवर मिर्ची स्टूडियोज़। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे वो समझेंगे कि आप वाकई में क्या कहना चाहते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग इन आवर स्टूडियोज़, एंड आई होप जो आपका मैसेज है, जो आपका उद्देश्य है, वो कभी ना कभी पूरा मुकम्मल हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।